हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 261 से लेके 300 तक। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 1 से लेके 260 तक क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ही इज द लोड टॉर्क ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर हैविंग लीनियर मैग्नेटाइजेशन एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस। स्पीड ऑफ द मोटर इज, यानी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, कैसे होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में वर्ड मेंशन किया है लीनियर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और हमारी है डीसी सीरीज मोटर। देखो लीनियर मैग्नेटाइजेशन का बोलने का मतलब होता है कि आप जैसे जैसे आपका आर्मेचर करंट बढ़ाओगे, ठीक है, आर्मेचर करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा। बेसिकली इन दोनों के बीच लीनियर रिलेशन रहता है। तो देखो मैंने समझाया था आपको, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनमें क्या रहता है, जो फ्लक्स है वो आपका करंट के साथ देखो इनिशियली तो बढ़ता है, एकदम लीनियर रिलेशन रहता है इनिशियली तो, बट एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, यानी सेचूरेट हो जाता है, यानी कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद आप करंट कितना भी बढ़ा दो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो आपको क्या हो गया, लीनियर मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी लीनियर रिलेशन है। तो लीनियर रिलेशन में आप साफ देख सकते हो कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, और यहाँ पे आपका ये सेचूरेट हो गया, यानी फ्लक्स आपका देखो बढ़ना बंद हो गया। ठीक है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे। बट इसने बोला लीनियर मैग्नेटाइजेशन, तो लीनियर मैग्नेटाइजेशन में हमारा सिंपल रिलेशन हो गया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। एंड देखो आपका जो टॉर्क का रिलेशन रहता है, ठीक है, सिंस इसमें देखो सारे ऑप्शन टॉर्क के, तो स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशन पूछा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो टॉर्क आपका होता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था, देखो फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट रहता है, फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट। अब देखो यहाँ पे आपका सीरीज मोटर में फ्लक्स आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। अब देखो यहाँ से अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि आर्मेचर करंट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टॉर्क आपका। क्लियर है, यहाँ पे सिंपल इसको ऐसा कर दिया। एंड देखो जो आपकी स्पीड रहती है, ठीक है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी बैक ईएमएफ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी फ्लक्स है। ठीक है, अब सीरीज मोटर में हमने देखा कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, यहाँ पे फ्लक्स की जगह हम सिंपल लिख सकते हैं आर्मेचर करंट। ठीक है, तो सिंपल लिख देते हैं उसको, देखो ई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये फ्लक्स की जगह आर्मेचर करंट लिख लेते हैं ना, इसका प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया आर्मेचर करंट। ठीक है, अब इसी को देखो अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करता हूँ, तो यहाँ से आप देखो सिंपल कैसे भी केवीएल वेवीएल लगा के बैक ईएमएफ निकाल सकते हो। तो बैक ईएमएफ देखो डायरेक्ट लिख लेता हूँ सिंपल, वी माइनस, यहाँ पे आएगा देखो आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी, ये आएगा मेरा बैक ईएमएफ। क्लियर है। अब देखो बट क्वेश्चन में इसने बोला कि नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी आर ए आपका नेग्लिजिबल है यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं आर ए को यहाँ से नेग्लिजिबल करता हूँ, तो बैक ईएमएफ यहाँ से मेरे को मिलता है देखो वी माइनस आई ए इंटू आर एस सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सिंपल इसको पुट भी करता हूँ, तो देखो वी माइनस आई ए इंटू आर एस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो भी आर्मेचर करंट है, ये आएगा। अब देखो ये जो पोर्शन होता है, ये जो ड्रॉप होता है, ठीक है, हमें पता है बहुत कम होता है, बिकॉज आपका सीरीज का रेजिस्टेंस हम पहले ही कम रखते हैं, मोटा वायर यूज़ करते हो, कम नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप पहले से कम होता है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर्मेचर करंट, यही रहता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब सिंपल आर्मेचर करंट और टॉर्क के बीच में रिलेशन हमें पता है रूट टी। ठीक है, तो यहाँ से ये रख देते इसको, तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी यानी टॉर्क। तो आपका सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। क्लियर है चीज ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन एम्प्लॉइंग अ डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट अ फिक्स स्पीड व्हेन अ सडन स्लाइट ड्रॉप इन द मेन वोल्टेज अकर, दिस वुड रिजल्ट इन। अब देखो आपकी जो डीसी सीरीज मोटर होती है, ये हमें पता है इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, बिकॉज इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है कि क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं वगैरह। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको थोड़ा बेसिक आपको यहाँ पे समझनी चाहिए चीज़ें। देखो रटोगे तो कब तक चलेगा आपका काम। देखो जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में हमने डीसी सीरीज मोटर ही यूज़ की है। अब आप क्या चाहोगे को सीरीज जो मोटर है वो एक फिक्स टॉर्क पे चले, वरना देखो अगर टॉर्क डिफरेंट होगा तो मशीन में क्या होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अब देखो तो हमें क्या चाहिए यहाँ से क्या समझे कि जब भी आपको ट्रेन को चलाना है तो हमें टॉर्क तो क्या चाहिएगा, कांस्टेंट टॉर्क चाहिएगा। यानी कि आपकी जो डीसी सीरीज मोटर वो किस पे चलेगी, कांस्टेंट टॉर्क पर चलेगी। ठीक है, टी आपका कांस्टेंट होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज टॉर्क कांस्टेंट होगा तभी आपके मशीन में वाइब्रेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया इतना तो हो जाना चाहिए, टॉर्क कांस्टेंट ही होगा हमारा। ठीक है, तो देखो अगर टॉर्क आपका कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि जो टॉर्क का रिलेशन रहता है, ठीक है, टॉर्क को हम क्या लिखते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू हमारा आर्मेचर करंट होता है, यही होता है। अब देखो जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर में हमने पढ़ रखा है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट।
जब हमारा मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल आर्मेचर करंट यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को टॉर्क का रिलेशन क्या मिलता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब देखो सिंस आपका टॉर्क तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉर्क आपका क्या है, कांस्टेंट है ना। मैं अभी पता चला कि डीसी सीरीज मोटर अगर ट्रेन के लिए यूज़ कर रहे हो तो टॉर्क तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो हमारा आर्मेचर करंट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर आर्मेचर करंट आई ए इज कांस्टेंट, यानी हमारे करंट में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, करंट तो हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो करंट अगर कांस्टेंट है हमारा तो यहाँ से आप देखो सिंपल समझो, देखो एन इज प्रोपोर्शनल टू आपका देखो बैक ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स। क्लियर है। अब देखो फ्लक्स आपका आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, फिलहाल आर्मेचर करंट हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसको रिलेशन कोई निकलेगा नहीं, ठीक है। सिंपल अगर बैक ईएमएफ को यहाँ पे लिखते हो तो बैक ईएमएफ क्या होगा, वी माइनस आई ए, ठीक है, इंटू आपका आर ए प्लस आर एस सी। क्लियर है, सिंपल आप डीसी सीरीज मोटर का सर्किट बना के ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आपका नीचे ये आर्मेचर करंट, ठीक है। अब देखो आप इस वोल्टेज वी को इसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो थोड़ा सा। तो इसको अगर थोड़ा सा कम करोगे तो बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम होगा, बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम होगा तो स्पीड भी आपकी थोड़ी सी कम होगी। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड तो कम होगी, यानी देखो आर्मेचर करंट या फिर करंट तो कांस्टेंट रह रहा है बट स्पीड आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी ड्रॉप हो रही है। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन स्पीड विथ करंट अनअल्टर्ड, यानी करंट कुछ भी चेंज नहीं होगा बट स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हेन द टॉर्क ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज ट्रिपल्ड द पावर अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज बाय। अब तो इसके लिए पहले आपको टॉर्क और पावर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए डीसी सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 254 में बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्या होता है रिलेशन। देखो रिलेशन आपका क्या रहता है कि आपका जो टॉर्क होता है, टॉर्क ये आपका प्रोपोर्शनल रहता है पावर के स्क्वायर के। अब देखो यही से सिंपल हमें देखो हमें गिवन क्या, टॉर्क गिवन है, ठीक है, सिंपल है टॉर्क ट्रिपल किया बट पावर हमें निकालनी है ना, तो पावर का निकालना पड़ेगा। तो पावर का यहाँ से क्या है, देखो पावर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टॉर्क आपका जो भी है, ठीक है, ये रिलेशन हमारे यूज़ करना पड़ेगा ना। अब देखो ये सब मैं आपको ऑलरेडी शॉर्टकट में कैसे करना है ये समझा चुका हूँ, ठीक है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट वाली मेरी वीडियो में, ठीक है। तो देखो वो आप देख सकते हो अगर देखनी हो तो। बाकी देखो मैं आपको लिखवा देता हूँ डायरेक्ट फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल देखो ब्रैकेट यहाँ पे क्या रूट में ये रिलेशन, तो यहाँ पे आपका आएगा रूट एन, ठीक है, जैसा भी आपके रिलेशन है उस टाइप का यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा -1, ठीक है, इन 200, ये आपका होगा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज निकालना पावर में, ठीक है। और यहाँ पे जो एन है, एन की वैल्यू अभी बेसिकली जो दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में इसमें क्या दिया देखो ट्रिपल्ड हो रही है, तो ट्रिपल्ड इसका मतलब एन की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे आपको परसेंटेज भी तो दे सकता था, परसेंटेज के टाइम क्या करना है आपको कि देखो सिंपल 1, ठीक है, प्लस माइनस जो भी आपको परसेंटेज गिवन हो, ठीक है, गिवन कैसे, अब जैसे इसने बोल दिया होता टॉर्क इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, तो इंक्रीज किया तो आप करोगे प्लस का साइन, अगर रिड्यूस करें तो माइनस का साइन, और 10% दिया यानी कि 0.1 यहाँ पे, ठीक है। बट इसने परसेंटेज में कुछ नहीं दिया ना, इसने सिर्फ ट्रिपल बोला है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी सिंपल हो जाएगी डायरेक्ट 3 वैल्यू, ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है चीज़ ये। अब सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है सारी, तो देखो परसेंटेज चेंज इन पावर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो एन की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो √3 -1, ठीक है। अब सिंस परसेंटेज में चाहिए तो इसको ऑब्वियस बात है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज मिलेगा पावर में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 73.2%, ठीक है, बिकॉज √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया 73.2%। ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो 75%, ठीक है, यानी अगर आप टॉर्क को ट्रिपल करते हो, 3 गुना करते हो, तो पावर आपकी 75% बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो ऐसे आप ये शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, वरना ठीक है आप सिंपल वरना T1 लोगे T2 लोगे, ठीक है, उससे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। क्लियर है चीज़। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग डाउन अ हिल द डीसी मोटर विल ऑपरेट एज। अब देखो क्वेश्चन में इसने कोई मेंशन नहीं किया कौन सी मोटर है, इसने सिर्फ इतना बोला डीसी मोटर। तो यहाँ पे देखो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ कर दिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए चाहिए होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलता है डीसी सीरीज मोटर में, तो आपका हम डीसी सीरीज मोटर यूज़ कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। क्लियर है चीज़, ये ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी। अब देखो इसने बोला कि ट्रेन आपका क्या चल रही है डाउन अ हिल, इसका मतलब समझते हो, देखो अगर आपका ये कोई प्लेन रोड है एकदम ऐसा,
ठीक है। ये आपका सिंपल कोई रोड है प्लेन, और ये आपकी कोई मान लो ऐसी कोई ट्रेन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ट्रेन है। देखो ये ट्रेन आपकी यहाँ पे सिंपल एकदम प्लेन स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ठीक है। तो अभी मान लो अगर 1000 RPM अगर आपकी स्पीड है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे कोई ऐसे ये ढलान आ जाए, कि ऐसी कोई ढलान आ गई, ठीक है। तो ढलान आएगी तो क्या होगा, देखो आपकी ट्रेन मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब देखो ढलान में आपको भी पता है, आप बाइक भी चलाते हो तब भी आप देखते होंगे स्पीड आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आपकी ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है ढलान पे, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लो अभी स्पीड बढ़ के आपकी 1500 RPM हो गई। यहाँ तक क्लियर है। तो स्पीड बेसिकली हमारी ढलान पे बढ़ेगी, ये हम समझ गए इतना चीज़, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल जो आपका रिलेशन रहता है, ठीक है। स्पीड जो होती है, स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू आपका बैक EMF, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि स्पीड हमारी ढलान पे बढ़ जाएगी, बिकॉज इसने बोला ना डाउन हिल चल रही है, ठीक है। तो उस पर चलेगी तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, इतना हम समझ गए। अगर स्पीड बढ़ेगी तो हमारा बैक EMF क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। एंड देखो अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, इस पॉइंट तक बढ़ गई कि आपका जो बैक EMF है वो ज़्यादा हो गया आपके सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। इतनी बढ़ गई कि बैक EMF सीधा ज़्यादा हो गया आपके सप्लाई वोल्टेज से। देखो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 वोल्टेज है, यहाँ पे ऐसे समझो, देखो आपके पास 2 सर्किट है। देखो यहाँ पे आपका एक वोल्टेज है EB, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एक सप्लाई वोल्टेज है आपका V, ठीक है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज V और ये आपका EB, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे करंट आप देखो कैसे चलाते हो, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी अगर EB ज़्यादा हो गया तो करंट अब ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे फ्लो हो रहा था, ठीक है, जब आपका देखो सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे तब आपका करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका EB ज़्यादा हो गया V से, ठीक है। तो EB आपका इस सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो अब करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो होगा, बिकॉज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ठीक है। तो यह करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो EB से बाहर आ रहा है, यानी करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। तो ये देखो किसकी तरह काम करने लग गया, ये आपको करंट उल्टा दे रहा है बाहर, ठीक है, सप्लाई मेन्स पर आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक जनरेटर की तरह बिहेव करने लग गया ना। तो जब भी आपका EB ग्रेटर देन V हो जाता है तो ये क्या करता है, सिंपली सप्लाई द पावर, ठीक है, पावर को ये सप्लाई करता है, ठीक है। तो क्लियर है, इस केस में कैसा काम कर रहा है, ये DC सीरीज जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज देखो वाइंडिंग तो हमारी वही है ना, पहले वाली ही है, बस करंट और पावर की डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो चुकी है। तो DC सीरीज जनरेटर की तरह ये आपका बिहेव करेगा इस केस में, ठीक है। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अ DC सीरीज मोटर मस्ट नॉट बी स्टार्ट ऑन अ नो लोड बिकॉज इट वुड, यानी नो लोड पे कभी भी आप DC सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करते, ऐसा क्यों बोला इसने। अब देखो अगर आपका कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो आपका आर्मेचर करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये सब मैं समझा चुका हूँ। आर्मेचर करंट जीरो कैसे होगा, देखो लोड कनेक्ट होता है तो आर्मेचर करंट का काम होता है लोड करंट को ड्राइव कराना, ठीक है। अगर लोड कनेक्टेड है तो उस लोड को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा आर्मेचर करंट इनपुट से चाहिएगा, ठीक है। बट अगर आपने कोई लोड ही कनेक्ट नहीं किया तो जो आर्मेचर करंट होगा वो सिर्फ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, आपके मैकेनिकल लॉसेस के लिए, ठीक है। बट आप देखो मैकेनिकल लॉसेस बहुत कम होते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नो लोड पे हमारा आर्मेचर करंट जीरो होगा, ठीक है। तो नो लोड पे अगर आर्मेचर करंट ही जीरो है एंड आपकी बात कर रहा है DC सीरीज मोटर की, ठीक है। DC सीरीज मोटर में आपका जो फ्लक्स होता है ये सिंपली प्रोपोर्शनल रहता है आपके आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो आर्मेचर करंट जीरो यानी कि फ्लक्स भी जीरो, ठीक है। एंड हमारा जो स्पीड का रिलेशन रहता है, ठीक है, अभी तक देखते हुए आ रहे हैं सिंपल, स्पीड इक्वल्स टू आपका जो बैक EMF होता है डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, ठीक है। अगर आर्मेचर करंट जीरो यानी आपका फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो यानी स्पीड आपकी बहुत हाई, ठीक है, ये बोल सकते हो इनफाइनेट। अगर फ्लक्स आपका अगर जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स अगर जीरो होता है तो आपकी जो स्पीड है ये क्या होगी, इनफाइनाइट, यानी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आपका आर्मेचर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, रन एट डेंजरसली हाई स्पीड, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी बहुत हाई स्पीड पे ये घूमने लगती है, उस वजह से कभी भी DC सीरीज मोटर को नो लोड पे हम ऑपरेट नहीं करवाते। क्लियर है चीज़ ये। तो देखो अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ DC सीरीज मोटर इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड इफ़ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स, यानी आपको देखो DC सीरीज मोटर में हमें पता है कि नो लोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट स्पीड होती है, बट मेरे को क्या चाहिए, एक फाइनाइट स्पीड चाहिए, यानी कुछ ना कुछ स्पीड की वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे को। तो मैं कैसे ये चीज़ ऑप्टेन कर सकता हूँ ये बताइए, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले DC सीरीज मोटर बनाता हूँ। देखो DC सीरीज मोटर में पहले उसकी सीरीज वाइंडिंग बनाते हैं। देखो ये हमारा हो गया इस DC सीरीज मोटर में सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा हो गया सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSC, ये हमारा हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो गया बैक EMF। यहाँ तक आपका क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने समझा कि नो लोड पे हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही थी। देखो नो लोड पे हमारा आर्मेचर करंट था जीरो, ठीक है।
अब आर्मेचर करंट जीरो, इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि सीरीज करंट, हमारा जो सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट है वो जीरो है। ठीक है, तो सीरीज वाइंडिंग के थ्रू अगर करंट जीरो है तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं ना दोनों। अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो स्पीड आपकी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, यानी इनफाइनेट वैल्यू हो रही थी इसकी। ठीक है, इनफाइनेट वैल्यू हो रही थी, तो इससे हमारा आर्मेचर डैमेज हो सकता था। ठीक है, तो अब देखो नो लोड पे तो ये दिक्कत आ रही थी। अब इसको मैं हटा कैसे सकता हूँ इस प्रॉब्लम को, यानी मेरे को ये स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए स्पीड की। ठीक है, कोई फिनाइट वैल्यू चाहिए। क्लियर चीज़ है। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक रेजिस्टेंस लेता हूँ। देखो, एक अगर रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा इनपुट करंट जाएगा। ठीक है, ये करंट कौन सा है, मेरा सीरीज वाइंडिंग के थ्रू करंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा हो गया आर्मेचर करंट। ठीक है, आई ए। क्लियर है। एंड यहाँ पे ये मेरा कुछ ना कुछ करंट इसमें जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ा मेरा, देखो इससे क्या होगा, विथ रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी भी है तो आपकी मशीन किस पे, नो लोड पे ही है। ठीक है, अभी भी आपने लोड तो कनेक्ट नहीं किया ना। क्लियर है, तो लोड कनेक्टेड नहीं है, तो इस केस में हमारा आर्मेचर करंट तो मान लो जीरो है। ठीक है, नो लोड है तो बोल सकते हो आर्मेचर करंट जीरो है। ठीक है, बहुत कम है, जीरो मान लो। बट सीरीज करंट हमारा जीरो नहीं है। देखो सीरीज में अभी भी वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग में अभी भी करंट तो जा रहा है ना, जीरो नहीं है। तो सीरीज वाइंडिंग में अगर करंट ही जीरो नहीं है तो फ्लक्स आपका जीरो नहीं है। ठीक है, यानी फ्लक्स की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी ना। ठीक है, अगर फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो स्पीड भी आपकी अब इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्लियर चीज, बिकॉज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो स्पीड की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज़ तो फाइनाइट वैल्यू मिल गई हमें स्पीड की। ठीक है, स्पीड की हमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिली। अब फाइनाइट वैल्यू कैसे मिली, ये आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया, एक सिंपल एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अब रेजिस्टेंस कहाँ ऐड किया, ये देखो हमने क्या किया, ये जो आर्मेचर के ये जो दो टर्मिनल है, ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, कनेक्टेड अक्रॉस इट्स आर्मेचर टर्मिनल, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ डीसी सीरीज मोटर विथ सम लोड टू, यानी हमेशा हम बोलते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को हमेशा हमें किसी लोड के साथ कनेक्ट करना चाहिए, किसी लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि बिकॉज अगर आप लोड कनेक्ट नहीं करते ना तो स्पीड आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, लिमिट द स्पीड। ठीक है, ऑलरेडी समझा दिया मैंने। द स्पीड ऑफ अ 4 पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोला है, नो लोड। तो नो लोड में हमारे क्या होता है, आर्मेचर करंट जीरो, आर्मेचर करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो हमारी स्पीड इनफाइनाइट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलरेडी समझा दिया मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। अ डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुइटेड फॉर ड्राइविंग, यानी डीसी सीरीज मोटर सबसे बेस्ट कहाँ यूज करने के लिए काम आती है। अब देखो आप अगर ऐसे रट रहे हो कि जैसे आपने रटा मशीन टूल्स शंट मोटर में यूज होती है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप एप्लीकेशन वाइज रट रहे हो, इस एप्लीकेशन के लिए ये मोटर, इस एप्लीकेशन के लिए ये मोटर, तो ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहने वाली चीज़। आप पता है क्या याद रखो, जैसे डीसी सीरीज मोटर, अच्छा डीसी सीरीज मोटर यूज होती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। अब आप सोचो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ का चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल ऐसे करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने पढ़ा क्रेन और हॉइस्ट। ठीक है, अब क्रेन्स, अच्छा क्रेन्स बहुत हैवी हैवी लोड को उठाती है। ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो हमें पता है डीसी सीरीज मोटर यूज कर सकते हो। तो क्रेन्स के लिए कौन सी मोटर हो गई, डीसी सीरीज मोटर हो गई। आप एप्लीकेशन से मोटर मत रटो, आप ऐसा समझो कि मोटर से एप्लीकेशन देखो, मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चीज़ देखो, उससे आप एप्लीकेशन डिसाइड करो कि कौन सी यूज होगी। क्लियर है चीज़, ऐसे आप एक वन बाय वन ऐसे रटोगे एप्लीकेशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में। क्लियर चीज़, तो डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें चाहिए होता है क्रेन्स में और हॉइस्ट में। ठीक है, बहुत हैवी हैवी चीज़ें उठाने के लिए चाहिए होती है ना क्रेन्स में। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुइटेड फॉर ट्रैक्शन वर्क, यानी डीसी सीरीज मोटर आपकी सबसे बेस्ट रहती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, यानी बेसिकली ट्रैक्शन मतलब हो गया ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, ट्रेन में आपका सबसे बेस्ट रहता है डीसी सीरीज मोटर को यूज़ करना। इसका कारण क्या ये पूछा है। ठीक है, अब देखो डीसी सीरीज मोटर में आपका जो फ्लक्स रहता है, ठीक है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ठीक है, एंड आपका जो टॉर्क का रिलेशन रहता है, टॉर्क क्या होता है, फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, सिंस फ्लक्स आपका आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ से जो आपका टॉर्क है वो आपका सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। ठीक है, एंड देखो जो आपका टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो भी आपकी आउटपुट पावर डेवलप हुई है, यानी ई बे इंटू आई ए। ठीक है, ई बी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा, यानी एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिंपल देखो ई ओमेगा, ठीक है, इक्वल्स टू आपका पावर, ठीक है, जो भी आउटपुट पावर है ई बी इंटू आई ए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो जो आपकी आउटपुट पावर है ये क्या होगी, कांस्टेंट। डीसी सीरीज मोटर में जो आपकी आउटपुट पावर मिलती है आपको डिफरेंट डिफरेंट लोड पे सेम मिलती है, ठीक है। तो आउटपुट पावर आपकी रहती है कांस्टेंट, ठीक है। आउटपुट पावर अगर यहाँ से आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो रिलेशन निकलता है, आपका सिंपल रिलेशन क्या निकल जाएगा, देखो टी, ठीक है, टी इंटू, अब देखो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल ये कांस्टेंट है, इसको मैं ले लेता हूँ के, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन निकलता है देखो, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ये आपका कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड एन, यानी कि आपका जो टॉर्क है वो इन्वर्स रिलेशन में रहता है स्पीड के साथ, ठीक है। तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट एंड स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, या फिर इसको देखो स्पीड के रिलेशन में भी लिख सकते हो या फिर टॉर्क के टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में डिफरेंट डिफरेंट लोड्स पर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A DC series motor is running at a rated speed without any additional resistance in series. If an additional resistance is placed in series, the speed of the motor, यानी मोटर की स्पीड क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो डीसी सीरीज मोटर है वो एकदम कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करे। क्यों? बिकॉज देखो अगर कांस्टेंट टॉर्क नहीं होगा तो आपकी मशीन वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में आपके वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो टॉर्क आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो मेनली आपके दो केस बनते थे, एक तो टॉर्क कांस्टेंट वाला, ठीक है, मोस्टली टॉर्क कांस्टेंट के ही क्वेश्चंस होते हैं आपके। एक बट केस आपका पावर कांस्टेंट का भी बनता है कि पावर आपकी कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो अगर टॉर्क का रिलेशन पूछा है तो पावर को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पावर को कांस्टेंट लिया था ना, ठीक है, बिकॉज उसमें टॉर्क का रिलेशन पूछा था स्पीड के साथ, तो पावर को हम कांस्टेंट ले लिया उस टाइम। अब देखो मेनली आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो टॉर्क बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो टॉर्क आपका कांस्टेंट है, तो देखो टॉर्क का जो रिलेशन रहता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आपका, देखो डीसी सीरीज मोटर के लिए मैं डायरेक्ट लिख लो आर्मेचर करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका सिम्स टॉर्क कांस्टेंट है, तो यहाँ से सिंपल बोल सकते हो देयरफॉर आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आर्मेचर करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड सिंस हमें देखो इसने स्पीड बोली है, द स्पीड ऑफ द मोटर, तो देखो स्पीड का जो रिलेशन रहता है मोटर के केस में, ठीक है, सिंपल स्पीड इक्वल्स टू आपका देखो बैक ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट है तो इसके साथ कोई रिलेशन बनता नहीं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है। इसने बोला ना कि एडिशनल रेजिस्टेंस इज प्लेस इन सीरीज, यानी सीरीज में एक एडिशनल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखो सप्लाई वोल्टेज माइनस आपका आर्मेचर करंट आई ए, ठीक है, देन आपका देखो आर ए प्लस आर एस ई प्लस आपका जो आपने नया रेजिस्टेंस ऐड किया, ठीक है। फ्लक्स तो कांस्टेंट आपका, तो फ्लक्स से इसका कोई लेन देना नहीं, ठीक है, ये आपका फ्लक्स हो गया। तो देखो जब आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो ये वाला ड्रॉप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वाला ड्रॉप आपका बढ़ेगा ना, तो ये ड्रॉप बढ़ेगा तो देखो आपका बैक ईएमएफ कम होगा, ठीक है। तो बैक ईएमएफ कम होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है चीज़ ये आपका ड्रॉप बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप के बढ़ने की वजह से आपका बैक ईएमएफ कम हो रहा है, ठीक है। अगर आपका बैक ईएमएफ कम हो रहा है तो आपकी स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ तक क्लियर है आपका, ठीक है। टॉर्क हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उस बेसिस पे सारे रिलेशन निकाल दिए हमने, ठीक है। और मोस्टली आपके क्वेश्चंस होते हैं टॉर्क कांस्टेंट बेस पे ही होते हैं, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो अब एक बार देखो पावर कांस्टेंट लेके देखते हैं। तो देखो आपकी पावर कांस्टेंट, यानी पावर का मतलब देखो पावर आपकी होती है ई बी इंटू आपका आर्मेचर करंट आई ए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पावर आपकी कांस्टेंट, ठीक है। पावर कांस्टेंट होगी तो देखो इस केस में सिंपल क्या निकलेगा आपका, देखो आपका जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, ठीक है, सीरीज में आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे, तो सीरीज में अगर आपका रेजिस्टेंस ऐड होगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से हमारा आर्मेचर करंट हो गया कम, ठीक है। अब देखो अगर आर्मेचर करंट कम हो गया तो यहाँ से समझो देखो पावर आपकी कांस्टेंट, तो अगर आर्मेचर करंट कम हुआ है तो बैक ईएमएफ को बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये कांस्टेंट रहेगी पावर, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ को कम होना पड़ेगा तभी तो वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ गया तो यहाँ से आपका बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप अगर पावर कांस्टेंट लेते हो तो स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो आपके टॉर्क बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो टॉर्क को आप कांस्टेंट लेके चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा स्पीड क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। क्लियर चीज़ ये। और इसी में देखो आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका देखो करंट आपका अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, आर्मेचर करंट, आपका फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स अगर डिक्रीज होता है तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली आपकी इंक्रीज होती है जब आप पावर को
एज ए कांस्टेंट लेके चलते हो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर यूज फॉर ओवरहॉलिंग लोड, इट कैन वर्क स्टेबली, ठीक है, कब ये एकदम स्टेबली वर्क करेगा ये पूछा है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 266 में समझा चुका, ठीक है। अब देखो ओवरहॉलिंग लोड क्या होते हैं, वो वाले लोड जिनको हमें उनकी जो ड्राइव बेसिकली उनकी जो कैपेसिटी जिस स्पीड से वो रोटेट होते हैं उन स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर उनको रोटेट करवाना है। और सबसे ज़्यादा स्पीड हमें किस में मिलती है, ये सिंपल सीरीज मोटर में मिलती है, ठीक है। तो बट सीरीज मोटर पे नो लोड पे तो स्पीड उसकी बहुत इनफाइनेट हो जाती है, तो नो लोड पे तो इसको चला नहीं सकते, ठीक है। बट हमें डीसी सीरीज मोटर को यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि अगर उसके आर्मेचर को एक रजिस्टर से शंट कर दे तो वो एकदम सही से काम करेगी, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 266 में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। डीसी शंट मोटर में हैव राइजिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू। अब देखो आपकी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी शंट मोटर की, ये कैसी होती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये अगर आपकी स्पीड है और ये अगर आपका टॉर्क है, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपकी कोई नो लोड स्पीड है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रेटेड स्पीड या फिर आप बोल सकते हो बेस स्पीड, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो तो आपकी देखो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आपका टॉर्क बढ़ता है आपकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी ड्रॉप होती है, कम होती है, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। तो ये आपकी किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है जो ड्रॉप होता है आपका, ठीक है, आपके डीसी शंट मोटर में जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होता है ना, वो वाला ही है, ठीक है ना। तो ये ड्रॉप की वजह से थोड़ी सी स्पीड आपकी कम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रोपिंग कैरेक्टरिस्टिक, बहुत जो नीचे की ड्रॉप हो गया, ठीक है। बट इसने बोला हमें क्या चाहिए, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। राइजिंग का मतलब है कि टॉर्क के बढ़ने के साथ आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमें कब मिल सकती है, ये बोला इसने, ठीक है। तो इसके लिए देखो सिंपल राइजिंग चाहिए, तो पहले मेरे को स्पीड का रिलेशन पता करना पड़ेगा। देखो स्पीड आपका होता है बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स। तो देखो जब हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रखा है आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है, डिटेल में कि सारी चीज़ जितनी एग्जाम में आपको पूछी जाती है सारी उसमें मैंने कवर कर दी, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन में मेनली आपके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एंड दूसरा आपका रहता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब देखो अगर आपका डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है, डी नाम से आपको समझ आना चाहिए, देखो डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि मैग्नेटाइजेशन अगर हो रखा है तो उसको क्या कर रहा है, डीमैग्नेटाइज कर रहा है, यानी कम कर रहा है। तो अगर आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर रिएक्शन में अगर डीमैग्नेटाइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है वो आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करेगा, इस फ्लक्स को कम करेगा। तो अगर फ्लक्स आपका बहुत कम हो जाएगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ना, फ्लक्स और स्पीड के बीच में क्या इन्वर्स रिलेशन है, क्लियर चीज़। तो यहाँ से अब देखो सिंपल अगर बहुत ज़्यादा आपका डीसी शंट मोटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा तो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो सिंपल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ होगी वो कुछ ऐसी आपकी ड्रॉ होगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्क के बढ़ने के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी, ये आपकी होगी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर है चीज़ ये। तो ये आपकी होगी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो कब होगी राइजिंग, जब आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा आर्मेचर रिएक्शन में, ठीक है। बिकॉज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगा तो फ्लक्स आपका क्या होगा, वीक होगा, फ्लक्स आपका कमजोर हो जाएगा, और फ्लक्स कमजोर हो गया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो देखो अगला क्वेश्चन, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज हाफ, यानी आधा कर दिया, द लोड टॉर्क इज वेरिड एज स्क्वायर ऑफ स्पीड, द फ्लक्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, कंसिक्वेंटली द आर्मेचर करंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली, यानी आर्मेचर करंट के बारे में पूछा है, ठीक है ना। अब देखो डीसी शंट मोटर है तो पहले वो बना देता हूँ मैं फटाफट। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल दिया जो टॉर्क है ये आपका प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, ठीक है, टॉर्क आपका स्पीड के स्क्वायर के। और इसने बोला फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये सारा इसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। अब इसने बोल दिया कि आर्मेचर करंट बताइए कितना होगा, ठीक है, आर्मेचर करंट कितना होगा। ये सब कब पूछा है, जब आप टर्मिनल वोल्टेज को आधा करो, यानी अगर पहले यहाँ पे वी वोल्टेज दे रहे तो बाद में आपने V/2 कर दिया, तो अब बताइए कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो जो आपका टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट, क्लियर है इतना। और क्वेश्चन में अभी मेंशन किया है कि फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क का रिलेशन हमारा निकल गया सिंपल आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल, यहाँ तक ठीक है आपका। एंड आपका देखो जो स्पीड का रिलेशन रहता है, स्पीड का रिलेशन हमें पता है कि बैक ईएमएफ, ठीक है, ई बी डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है ना, तो फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो स्पीड का हुई सिंपल बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, क्लियर है। अब देखो आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखो जो बैक ईएमएफ है अगर आप इसको निकालते हो
ठीक है, बैक ईएमएफ निकाल सकते हो सिंपल यहाँ पे केवीएल लगा के। क्लियर है, तो बैक ईएमएफ निकालेंगे तो उसमें एक ड्रॉप आएगा। ठीक है, आई ए इंटू आर ए ड्रॉप आएगा। अब देखो ये ड्रॉप बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो यानी कि आप सिंपल इस आई ए इंटू आर ए ड्रॉप, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो बिकॉज ये स्मॉल होता है। ठीक है, एंड इसको आप अगर नेगलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड आपकी सिंपल प्रोपोर्शनल हो जाएगी सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ ये और कुछ नहीं होता है, ये आपका होता है देखो वी माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, जबकि जब यहाँ पे आपका वी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है चीज़, तो ये सब हमने पहले कंडीशंस निकाले। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन मिल गया स्पीड का कि सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ये टर्मिनल वोल्टेज, यानी जो भी आप वोल्टेज इनपुट में दे रहे हो उसके प्रोपोर्शनल आपकी हो गई स्पीड। एंड इसने देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है द टॉर्क इज वेरिड एज द स्क्वायर ऑफ स्पीड। ठीक है, ये हमें गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो स्क्वायर है स्पीड का। क्लियर है इतना, सिंस आपका देखो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड एंड स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो यहाँ से रिलेशन सिंपल क्या निकल गया कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखो इसको दे दो नाम फर्स्ट, ठीक है, इसको दे दो आप सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो आर्मेचर करंट है ये आपका प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो सिंपल सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास दो केस है सिंपल, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आई ए टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई ए वन। ठीक है, फर्स्ट केस वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सिंपल वी टू डिवाइडेड बाय वी वन। ये वी आपका क्या और का टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में देखो आप टर्मिनल वोल्टेज दे रहे थे वी, सेकंड केस में उसको आपने आधा कर दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रखा है इसने कि पहले आप वोल्टेज अगर वी दे रहे थे तो बाद में आपने उसको आधा कर दिया। तो यहाँ से देखो आर्मेचर करंट सेकंड केस में, ठीक है, जब आधा करने के बाद आर्मेचर करंट क्या होगा ये देख रहे हैं, तो आर्मेचर करंट आई ए टू इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो वी टू कितना हो गया मेरा, सिंपल जो भी मेरा पहला वोल्टेज था उसका आधा। ठीक है, तो पहले वोल्टेज का आधा, और जो पहले वोल्टेज दे रहा था वो मेरा हो गया वी। ठीक है, तो इसका पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, मल्टीप्लाइड विथ जो भी मेरा आर्मेचर करंट था फर्स्ट केस में, तो आई ए वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4, यानी कि यहाँ से ये मिल गया आई ए वन डिवाइडेड बाय 4। यानी यहाँ से साफ दिख रहा है देखो आर्मेचर करंट कितना हो गया, 1/4 हो गया मेरा। यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई ए टू इक्वल्स टू आई ए वन। ठीक है, फर्स्ट केस में आर्मेचर करंट था डिवाइडेड बाय 4, यानी 1/4 हो रहा है। तो ये मेरा कब आया, ये मेरा आया जब मैंने टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया, यानी V/2 पर आया। ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज मेरा V/2 है, और ये मेरा IA1 करंट कब आया, जब मेरा टर्मिनल वोल्टेज V है। क्लियर है, तो 1/4 हो रहा है ना, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ़ द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इंक्रीजेज विद द लोड टॉर्क देन इट इज़ अ, यानी आपके लोड टॉर्क के बढ़ने के साथ आपकी डीसी मोटर की स्पीड भी बढ़ रही है, तो ये कौन सी मोटर होगी हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये आपकी होगी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ठीक है, बिकॉज देखो आपकी जितनी भी बाकी बची हुई मोटर है, सीरीज, परमानेंट, क्यूमुलेटिवली, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट मोटर, इन सब में आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट डिफरेंशियली कंपाउंड में आपकी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कैसी होती है इसको समझ लेते हैं। अब देखो जो आपका नेट फ्लक्स बनता है डिफरेंशियल में, ठीक है, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्या आपका रहता है, देखो शंट फ्लक्स के जो भी शंट फ्लक्स है माइनस आपका सीरीज फ्लक्स। क्लियर है चीज़, बिकॉज देखो शंट फ्लक्स आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है डिफरेंशियल में, और आपका देखो सिंपल हम ऐसे जब कंपाउंड मोटर्स को डिफाइन भी करते तब क्या बोलते हैं, बिकॉज हम देखो डिफाइन भी इनको सीरीज फ्लक्स के बेसिस पे करते हैं। कैसे, देखो सीरीज फ्लक्स अगर सपोर्ट करे तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो गया, अगर सीरीज फ्लक्स आपका अपोज करे शंट फ्लक्स का तो वो आपका डिफरेंशियल हो गया। क्लियर है चीज़, तो यहाँ पे देख सकते हो सीरीज फ्लक्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है आपके शंट फ्लक्स का। ठीक है इतना, तो देखो अगर यहाँ पे आपका लोड टॉर्क बढ़ता है, यानी सिंपल क्या हुआ कि लोड अगर आपका बढ़ता है, ठीक है, अगर लोड अगर आपका बढ़ेगा इसका मतलब सिंपल क्या, देखो लोड बढ़ा यानी कि ज़्यादा करंट चाहिए उस लोड को ड्राइव करने के लिए, तो इनपुट सब क्या आएगा, ज़्यादा करंट आएगा, यानी आर्मेचर करंट ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, इस लोड को ड्राइव करने के लिए। एंड अगर आपका आर्मेचर करंट बढ़ता है तो सिंपल आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ता है। ठीक है, सीरीज फ्लक्स आपका बढ़ता है। ठीक है, अगर सीरीज फ्लक्स आपका बढ़ेगा तो डिफरेंशियल में अब क्या हो गया, देखो अब ज़्यादा आपका अपोज करेगा सीरीज फ्लक्स आपके शंट फ्लक्स का। ठीक है, तो इससे आपका जो रिजल्टेंट आपका नेट फ्लक्स बनेगा डिफरेंशियल में, नेट फ्लक्स ये क्या होगा, कम होगा, यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एंड आपका देखो जो रिलेशन रहता है, ठीक है, जो स्पीड का रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है, बैक ईएमएफ ई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स। क्लियर है, अब सिंस आपका नेट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि आपके लोड के बढ़ने के साथ, ठीक है, लोड इंक्रीज हो रहा है या फिर बोल सकते हो लोड टॉर्क बढ़ रहा है, उसके साथ आपकी स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक बना के बताओ तो कुछ ऐसी आपकी बनती है।
ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो लोड जैसे बढ़ रहा है स्पीड भी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, हम बोलते हैं बेसिकली डिफरेंशियल में कि ऑलमोस्ट आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड आपकी देखो थोड़ी सी भी बढ़ रही है लेकिन बढ़ तो रही है ना। ठीक है, लोड के साथ। देन यहाँ पे आके अगेन थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, बाकी सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे सब आपके ये नीचे की तरफ झुकी हुई है, यानी सब आपकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है। बट एक डिफरेंशियल कंपाउंड ही है जिसमें आपकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यानी इसमें लोड टॉर्क के बढ़ने के साथ देखो देखो यहाँ पे नीचे टॉर्क बढ़ रहा है। ठीक है, तो टॉर्क के बढ़ने के साथ यहाँ पे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। क्लियर है? तो ये आपका एक डिफरेंशियल कंपाउंड में ही ऐसा पॉसिबल है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज फीडिंग अ डीसी शंट मोटर इफ द लोड टॉर्क ऑन द मोटर इज रिड्यूस टू हाफ देन। देखो क्या बोला, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखो पहले एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया। इसमें देखो जो वोल्टेज ये जनरेट करेगा, ठीक है, ये पोलैरिटी रहती है और इसको लिख लेते हैं ये ईजी यानी जनरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इसका जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा इसको लिख लेते हैं आर ए जी। ठीक है, जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस। और जो करंट फ्लो होगा इसमें इसको लिख लेते हैं आई ए जी, यानी आर्मेचर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है जनरेटर में। ठीक है, और जो वोल्टेज इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनल पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज मिलेगा ना, तो यह हम मान लेते हैं वी टी हमारा, वी टी। ठीक है, अब देखो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो जैसे 5G। ठीक है, 5G मतलब ये आपका फ्लक्स है जो जनरेटर में। ठीक है, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड में देखो फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एंड आप देखो फिलहाल यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ये आप कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, यानी आप इस जनरेटर में प्राइम मूवर से इसके रोटर को घुमाओगे ना, ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड पर आप घुमा रहे हो। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर आप इसको घुमा रहे हो। एंड आपका जो वी टी है, ठीक है, ये भी आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका फिक्स होगा, ये भी आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, ये सब आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया। ठीक है, फिर इसने बोला कि इस जनरेटर को हमने कनेक्ट कर रखा है एक लोड से, यानी एक लोड है बेसिकली, उस लोड को इसके आउटपुट टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और वो लोड हमारा क्या है, एक डीसी शंट मोटर है, तो डीसी शंट मोटर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपकी कोई डीसी शंट मोटर होगी। क्लियर है? तो इस डीसी शंट मोटर के पहले तो देखो इनपुट का काम कौन करेगा, ये वीटी आपके इनपुट का काम करेगा। ठीक है इतना। अब देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस ये मोटर का, तो इसको आर ए एम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बैक ई एम एफ इंड्यूस होगा, तो ये आपका हो गया ई बी, बैक ई एम एफ। ठीक है, यहाँ पे ये फील्ड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये होगा फील्ड करंट, तो इसको लिख लेते हैं आई एफ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इस मोटर में, ये आपको कौन सा करंट होगा, आर्मेचर करंट, वो भी मोटर वाला। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आएगा, इनपुट करंट आएगा, उसको आप इनपुट करंट लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसी को हम लोड करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको मैं आई लिखता हूँ, और फिर देख सकते हो आई करंट और आई ए जी दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है इतना। अब देखो डीसी शंट मोटर में आपका जो फील्ड करंट होगा, ठीक है, फील्ड करंट आप कैसे निकालोगे, पी टी डिवाइडेड बाय आपका आर एफ। ठीक है, फील्ड का रेजिस्टेंस फिक्स है और वी टी आपका वोल्टेज फिक्स है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइड में फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, आप फिक्स स्पीड से इसको रोटेट करवा रहे हो प्राइम मूवर से। ठीक है, तो आपका वी टी भी फिक्स ही प्रोड्यूस होगा, वी टी में कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो वी टी भी फिक्स, आर एफ भी फिक्स, तो यहाँ से फील्ड करंट हमारा क्या आएगा, फिक्स आएगा। तो फील्ड करंट अगर फिक्स हो गया तो आपका जो फ्लक्स होगा मोटर में ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, फ्लक्स हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, एंड हमें देखो ऑलरेडी एक रिलेशन पता है कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क मोटर वाला। ठीक है, बिकॉज इस मोटर का देखो शाफ्ट है, ये मोटर का शाफ्ट होगा, इस शाफ्ट को आपने किसी सिंपल लोड से कपल्ड कर रखा है और वो आपका रोटेट होगा। क्लियर चीज़। अब देखो जो आपका मोटर में जो टॉर्क होगा ये आपका प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स कौन सा, मोटर वाला। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आपका आर्मेचर करंट मोटर वाला। ठीक है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा कि मोटर में जो टॉर्क होगा ये आपका प्रोपोर्शनल होगा सिंपल आर्मेचर करंट के। ठीक है, वो भी मोटर वाला। ठीक है आपका। अब देखो हम क्या करें, सिंपल ने बोला ना कि लोड टॉर्क इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि अगर पहले आपका टॉर्क टी एम था तो हमने इसको रिड्यूस करके आधा कर दिया, यानी कि टी एम बाय 2 कर दिया। अब देखो सिंस ये आपके डायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं तो यहाँ से आप सब समझ सकते हो, अगर टॉर्क को आप आधा कर रहे हो तो जो आर्मेचर करंट होगा मोटर में वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर्मेचर करंट आधा। ठीक है, एंड देखो आप सिंपल अगर केवीएल लगाते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे केसीएल लगाते हो, सॉरी, इस पॉइंट पे केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, देखो आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू आपका आई ए एम, यानी मोटर में जो करंट है, प्लस आपका फील्ड करंट। ठीक है, शंट फील्ड करंट या फिर
फील्ड करंट सिंपल। क्लियर है? और ये आपका आई जो है, ये आपका आई ए जी के इक्वल है, यानी जो जनरेटर में जो आर्मेचर करंट है वो, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ गया आई ए एम प्लस आपका आई फील्ड करंट। ठीक है, अब देखो, बिकॉज मैंने आपको ये बहुत बार लिखवाई है ये चीज़। देखो फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अराउंड 200 ओम इतनी होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी होती है लार्ज। अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो आपका फील्ड करंट क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, फील्ड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉल होती है, तो इसको आप कर सकते हो नेगलेक्ट। ठीक है, इसको आप कर सकते हो नेगलेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर आपका सिंपल जो जनरेटर में जो आर्मेचर करंट है आई ए जी, ठीक है, ये आपका अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आ गया, आई ए एम, यानी आर्मेचर में जो मोटर करंट है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखो, अगर आपका टॉर्क आधा हो रहा है, ठीक है, अगर टॉर्क आपका आधा हो रहा है तो मोटर में जो आर्मेचर करंट है वो भी आधा हो रहा है, और मोटर में जो आर्मेचर करंट है वही आपका क्या होता है, जनरेटर वाला आर्मेचर करंट होता है। ठीक है, दोनों सेम है ना करंट। क्लियर, जब आप फील्ड करंट को नेगलेक्ट करते हो तो दोनों सेम हो गए। तो अगर आर्मेचर करंट मोटर में आधा हो रहा है तो जनरेटर में भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल क्या बोलेंगे कि अगर आपका लोड टॉर्क आधा हो जाता है तो आर्मेचर करंट, ठीक है, बोथ मोटर में एंड जनरेटर में दोनों में ही आधा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन अ डीसी मोटर इफ आर्मेचर करंट इज इंक्रीज कीपिंग फील्ड करंट कांस्टेंट द टॉर्क डेवलप। तो देखो जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क सिंपल रिलेशन रहता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि इफ़ द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज कीपिंग द फील्ड करंट कांस्टेंट, यानी फील्ड करंट को आपने कांस्टेंट किया, तो फील्ड करंट कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लक्स कांस्टेंट है। सिंस फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो टॉर्क अब आपका प्रोपोर्शनल हो गया सिंपल आर्मेचर करंट के। ठीक है, एंड हम आर्मेचर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल क्या बोलेंगे, इंक्रीज प्रोपोर्शनली, यानी जितना वो इंक्रीज होगा उतना ही आपका टॉर्क इंक्रीज होगा। द सप्लाई वोल्टेज टू अ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज बाय 15%, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस, यानी इनमें से कौन सी चीज़ कम होगी ये पूछा है। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर है तो ये आपकी कोई डीसी शंट मोटर हो गई। सप्लाई वोल्टेज हमारा वी है तो ये सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, करंट हमारा यहाँ से एंटर हो रहा है आई, ये हमारा हो जाएगा फील्ड करंट आई एफ, ये हमारा हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ। ठीक है, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए, एंड यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बैक ई एम एफ ई बी। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट होगा, आर्मेचर करंट। ठीक है, आई ए। अब देखो यहाँ पे अगर इस लूप में आप सिंपल केवीएल लगाते हो, ठीक है, तो ये आपका जाए देखो वी, ठीक है, माइनस आपका आर्मेचर करंट आई ए, तो आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस माइनस आपका बैक ई एम एफ ई बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से आप साफ बैक ई एम एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। बैक ई एम एफ हमारा आ जाएगा देखो वी माइनस आई ए इंटू आर ए। देखो आप अगर इस सप्लाई वोल्टेज वी को 15% बढ़ाओगे, यानी अगर देखो आपका वी बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो साफ देखने से पता चल रहा है। अब देखो जो आपका फील्ड करंट है, ठीक है, आई एफ, इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, जो भी मेरी फील्ड वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है वी, ठीक है, वी डिवाइडेड बाई जो भी मेरा इसका रजिस्टेंस है, फील्ड रजिस्टेंस। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे क्या है, आप इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो 15%, ठीक है, इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ साफ साफ क्या देख सकते हो कि आपका फील्ड करंट बढ़ रहा है। क्लियर है चीज़ ये? तो देखो जब आपका फील्ड करंट अगर बढ़ता है, ठीक है, फील्ड करंट अगर इंक्रीज होगा तो आप सिंपल समझ सकते हो इससे क्या होगा, आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी फील्ड करंट अगर बढ़ता है तो आपका फ्लक्स भी बढ़ता है। अब देखो हमारा हमें रिलेशन पता है, जो स्पीड होती है ये आपकी प्रोपोर्शनल रहती है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका फ्लक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स तो बढ़ रहा है, ठीक है, फ्लक्स आपका बढ़ रहा है, और बैक ईएमएफ भी आपका बढ़ रहा है जब आप वोल्टेज को 15% इंक्रीज कर रहे हो। फ्लक्स की वजह से तो स्पीड आपकी कम होगी, ठीक है, और बैक ईएमएफ के बढ़ने की वजह से स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑलमोस्ट आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज स्पीड आपकी रिड्यूस नहीं हो रही। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मशीन हो, ठीक है, उसमें हम हमेशा यही चाहते हैं कि टॉर्क आपका कांस्टेंट रहे, जो आउटपुट टॉर्क हो वो आपका कांस्टेंट हो। क्यों? बिकॉज देखो टॉर्क अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर मशीन में आपके वाइब्रेशंस होते हैं। क्लियर है? टॉर्क मैंने क्या बताया, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो टॉर्क कांस्टेंट। अब देखो जो टॉर्क का रिलेशन रहता है, ठीक है, किसी भी मोटर में टॉर्क का रिलेशन क्या रहता है, फ्लक्स इंटू जो भी आपका आर्मेचर करंट है। क्लियर है चीज़ ये? अब देखो अगर आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज 15% अगर इंक्रीज करोगे तो उससे आपका फील्ड करंट बढ़ेगा। ठीक है, फील्ड करंट उससे बढ़ेगा। अगर फील्ड करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स आपका बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्लक्स अगर बढ़ता है तो यहाँ पे समझो क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है ना,
फिर समझो, देखो अगर आपका फ्लक्स बढ़ेगा, क्लियर है, टॉर्क हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरे पैरामीटर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, यानी इस आर्मेचर करंट को कम होना पड़ेगा, तभी टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे सिंस आपका फ्लक्स बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम होगा तभी आपका टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका क्या रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, आपका फुल लोड करंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो आर्मेचर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, यानी क्या हुआ, फुल लोड करंट रिड्यूस हो रहा है, यानी ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए, ऑब्वियस बात है कांस्टेंट होना चाहिए, मशीन में वाइब्रेशंस ना हो, ठीक है। अब कोई एज्यूम करेगा कि टॉर्क का आउटपुट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कोई आपका टॉर्क मानेगा कि टॉर्क आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कोई ये एज्यूम करके चलेगा कि आउटपुट पावर हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे दोनों से करके देख लो, देखो आउटपुट पावर हमारी कांस्टेंट, ठीक है, आउटपुट पावर हमें कांस्टेंट मिल रही है, क्लियर है। तो पावर आपकी क्या होती है, देखो पावर इक्वल्स टू, ये आपका होता है देखो बैक ईएमएफ इनटू आपका आर्मेचर करंट, यही रहता है। अब देखो आप अगर वोल्टेज को बढ़ाते हो, 15% अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे इनपुट वोल्टेज को, तो इससे ऑब्वियस बात है आपका बैक ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है, बैक ईएमएफ इंक्रीज होगा ना इससे। तो अब अगर आपका बैक ईएमएफ बढ़ रहेगा, ठीक है, अगर बैक ईएमएफ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पावर हमारी आउटपुट पावर है कांस्टेंट, तो अगर एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरे पैरामीटर को कम होना पड़ेगा, ठीक है, यानी अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आपका आर्मेचर करंट को कम होना पड़ेगा, तो आर्मेचर करंट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बिकॉज कम होगा तभी तो आपका आउटपुट पावर कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है, इसी केस में आपको आउटपुट पावर कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आपका रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज इसने पूछा था क्या रिड्यूस होगा, रिड्यूस हमारा क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट, या फिर बोल सकते हो फुल लोड करंट, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर। डीसी शंट मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड एट 600 आरपीएम इफ द मोटर इज रन ऑन नो लोड कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर, द स्पीड ऑफ द मोटर आफ्टर 12 आवर रन विल। तो देखो क्या बोल रहा है, एक डीसी शंट मोटर है, ठीक है, जो कि आपकी नो लोड पे 600 आरपीएम पर चल रही है, क्लियर है, 600 आरपीएम पे चल रही है। अब इसने क्या बोला, इस मोटर को हमने कंटिन्यूसली 12 घंटे तक ऐसे ही चलने दिया, ठीक है, लोड भी कनेक्ट नहीं किया और ऐसे ही 12 घंटे तक चलने दिया। अब बोल रहा है कि 12 घंटे बाद जब हम इसकी स्पीड देखेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे पहले आपको देखो चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मशीन पढ़ रहे हो तो सिर्फ मशीन ही हो गई, ठीक है, आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, पावर सिस्टम, उनको भी रिलेट करते हुए चलना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपको समझना चाहिए कि अगर 12 घंटे तक मशीन को चलाएंगे तो मशीन गर्म तो होगी ना, ठीक है, चाहे लोड कनेक्ट हो या ना हो, मशीन गर्म तो होने वाली है, ठीक है। तो मशीन गर्म होगी तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें याद आया कि हाँ अच्छा बेसिक इलेक्ट्रिक में टेम्परेचर कॉफिशिएंट पड़ा था, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कॉपर की वाइंडिंग है ना, कॉपर वायर से वाइंडिंग की है, क्लियर है। सिंपल हमें एक कॉन्सेप्ट याद आ गया कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब सिंस हमने कॉपर से पूरी वाइंडिंग कर रखी है, ठीक है, बिकॉज वाइंडिंग तो मशीन में कॉपर से की है ना, कॉपर के वायर से, तो कॉपर की टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है कॉपर का, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ जो रजिस्टेंस है वो भी आपके इंक्रीज़ होता है, यानी कोई मटेरियल है आपका, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका अगर रजिस्टेंस भी उसके साथ बढ़ता है तो वो हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। अब कॉपर के वायर से आप वाइंडिंग कर रहे हो तो कॉपर का आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो आप अगर देखो कंटिन्यूसली 12 आवर तक चला रहे हो मोटर को, ठीक है, 12 आवर तक अगर आपकी मशीन चलेगी तो उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी मशीन जो है ना, मशीन आपकी गर्म हो जाएगी, ठीक है, मशीन का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। मशीन अगर आपकी गर्म होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो देखो मशीन अगर गर्म हो गई तो आपका जो रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग का, यानी RSH, शंट मोटर है ना, तो शंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके थ्रू जो करंट होगा, कौन सा करंट होगा इसके थ्रू, फील्ड करंट होगा, फील्ड करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फील्ड करंट अगर कम हो गया तो आपका फ्लक्स क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज फील्ड करंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर आपका फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड हमें पता है कि आपकी प्रोपोर्शनल रहती है बैक ईएमएफ, ठीक है, ई बी डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, क्लियर है। अगर आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड क्या समझे हम, कि अगर पहले आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग में 600 आरपीएम पे थी तो 12 घंटे बाद इसकी जो भी स्पीड होगी वो 600 आरपीएम से तो ज़्यादा ही होने वाली है, क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, सिंपल एक्सीड 600 आरपीएम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और डीसी शंट मोटर इज ड्राइविंग अ कांस्टेंट टॉर्क लोड विद नॉर्मल एक्साइटेशन, इफ द फील्ड करंट इज हाफ्ड
देन द मोटर विल रन एट, यानी फील्ड करंट आपने आधा कर दिया, ठीक है। तो मोटर की स्पीड क्या होगी ये पूछा है। तो देखो डीसी शंट मोटर है, तो ऐसी कोई आपकी कोई डीसी शंट मोटर होगी, क्लियर है। कुछ इनपुट वोल्टेज होगा वी, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट एंटर हो रहा होगा आई, यहाँ पे हमारा होगा फील्ड करंट, ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर करंट आई ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आपका बैक ईएमएफ, क्लियर है ये। अब देखो क्वेश्चन में इसने मेंशन किया जो फील्ड करंट है, फील्ड करंट हमने आधा कर दिया, ठीक है। फील्ड करंट हमने आधा कर दिया यानी हाफ कर दिया। अब देखो अगर फील्ड करंट आप कम कर रहे हो यानी आधा कर रहे हो तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज फ्लक्स और फील्ड करंट एक ही रिलेशन है ना, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन सिंपल। तो फ्लक्स भी हमारा हो गया आधा मान लो। देखो अगर पहले फ्लक्स आपका 5 था, ठीक है, अब मैंने बोला आधा हो गया, आधा होने का मतलब अब हो गया 5/2, क्लियर है ये, फ्लक्स आधा हो गया, ठीक है। एंड आपका देखो देयरफॉर जो स्पीड आपकी होती है, स्पीड ये आपकी होती है देखो बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ ई बी डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर फ्लक्स को आधा करते हो तो यहाँ पे क्या होगा 5/2 यानी ये 2, ठीक है। देन ये 2 ऊपर शिफ्ट आ जाएगा यानी कि ये 2 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रही है बेसिकली डबल हो रही है, ठीक है। फ्लक्स आधा कर रहे हो तो स्पीड डबल हो रही है, इतना आप समझ गए होंगे। स्पीड यहाँ से मैं पता चल गया कि डबल हो रही है, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को ऑप्शन सी टिक कर देना चाहिए, ठीक है। बट देखो क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। स्पीड यहाँ पे पता चल गया डबल हो रही है स्पीड, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला इसने कि इज ड्राइविंग अ कांस्टेंट टॉर्क, यानी टॉर्क आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो टॉर्क कांस्टेंट है, देखो हमें ऑलरेडी रिलेशन बताया है कि जो टॉर्क होता है, ठीक है, वो रहता है आपका फ्लक्स इंटू आपके आर्मेचर करंट, ये रिलेशन रहता है टॉर्क का। देखो यहाँ पे सिंस क्या हो रहा है, आपका फील्ड करंट आधा हो रहा है, ठीक है, यानी बेसिकली बोल सकते हो फील्ड करंट कम हो रहा है, ठीक है। फील्ड करंट कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपका फ्लक्स भी कम हो रहा है, ठीक है। फील्ड फ्लक्स है वो भी कम हो रहा है। तो अगर आपका फ्लक्स कम हो रहा है तो आर्मेचर करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तभी तो आपका टॉर्क कांस्टेंट होगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझे कि अगर फ्लक्स कम होगा तो आर्मेचर करंट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है आर्मेचर करंट, बिकॉज देखो ये बढ़ेगा तभी आपका टॉर्क आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। सिंस हमारा टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क हमारा कांस्टेंट तब मिलेगा जब आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। यहाँ से क्या समझे, अब देखो देखो यहाँ पे सिंपल एक केवीएल लगाते हैं। देखो केवीएल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो वी माइनस आपका आर्मेचर करंट आई ए इंटू आपका आर ए, ठीक है। देन माइनस आपका बैक ई एम एफ ई बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं सिंपल बैक ई एम एफ निकालता हूँ, बैक ई एम एफ आ जाएगा मेरा वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो यहाँ पे देखो अगर आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, ठीक है, अगर आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है, ठीक है, आर्मेचर करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये ड्रॉप है ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये ड्रॉप आपका बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ कम होगा, ठीक है, साफ देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। ये नेगेटिव वाला पोर्शन बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ कम होगा, अगर बैक ईएमएफ कम होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि देखो आपके फ्लक्स आधे होने की वजह से स्पीड डबल तो हो रही थी, बट आपके इस करंट की वजह से, आर्मेचर करंट के बढ़ने की वजह से स्पीड थोड़ी कम हो गई। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, स्लाइटली लेस देन डबल द रेटेड स्पीड, यानी जो डबल स्पीड थी उससे थोड़ी कम होगी उसकी स्पीड, एकदम नहीं बोल सकते कि डबल होगी, क्लियर है चीज़। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। बिकॉज जब आप सिर्फ यहाँ तक करते हो तो आप सीधे ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, आपका गलत हो जाता आंसर, क्लियर है। बिकॉज दूसरी चीज़ भी इसने दी है, कॉन्स्टेंट टॉर्क दिया है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी एक बार, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी शंट मोटर इज ड्राइविंग अ मैकेनिकल लोड at rated voltage with normal excitation. If the load torque is increased to double of normal one, the speed of the motor will. अब देखो एक्साइटेशन आपकी नॉर्मल है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो एक्साइटेशन नॉर्मल है, क्लियर है। और मोटर कौन सी है, शंट मोटर है, ठीक है, यानी एक्साइटेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे ना। और हमें पता है कि डीसी शंट मोटर में फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि फ्लक्स में कुछ कर रहे चेंज, ठीक है। तो फ्लक्स हमारा हो गया डीसी शंट मोटर में कांस्टेंट। एंड आपका जो टॉर्क है, ठीक है, इसने बोला टॉर्क हमारा हो रहा है डबल। तो देखो हमारा जो रिलेशन रहता है, ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो टॉर्क आपका सिंपल प्रोपोर्शनल हो गया आर्मेचर करंट के, सिंपल, क्लियर है, बिकॉज फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। अब देखो जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ये आपकी प्रोपोर्शनल होती है बैक ईएमएफ ई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, क्लियर है। बैक ईएमएफ अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको निकाल के बताया शंट मोटर के लिए क्या होगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, क्लियर है। फ्लक्स इसने बोल दिया कांस्टेंट, तो यहाँ से जो आपकी स्पीड है ये आपकी प्रोपोर्शनल आ रही है, देखो v माइनस
आई ए इंटू आर ए। तो देखो अगर आपका ये ड्रॉप अगर बढ़ता है, ठीक है, ड्रॉप अगर बढ़ेगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक आपका क्लियर है। और ये ड्रॉप क्यों बढ़ेगा, बिकॉज इसने बोला है ना टॉर्क को डबल कर रहे हैं। बिकॉज देखो क्वेश्चन में इसने बोला टॉर्क को डबल कर रहे हैं। अब हमने पता किया कि टॉर्क और आर्मेचर करंट डायरेक्ट रिलेशन में, तो टॉर्क अगर बढ़ेगा, ठीक है, टॉर्क अगर डबल होगा तो आर्मेचर करंट भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से मेरा ड्रॉप बढ़ेगा, यानी आई ए इंटू आर है, ये ड्रॉप आपका बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड मेरी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी डिक्रीज होगी। एंड सिंस आपका देखो ये जो ड्रॉप होता है आई ए इंटू आर है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये जो ड्रॉप होता है ना, ये ड्रॉप भी आपका बहुत कम होता है, ये स्मॉल होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉर्क को डबल कर रहे हो तो आर्मेचर करंट डबल हो गया, तो आर्मेचर करंट डबल होने की वजह से ये ड्रॉप भी डबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलता। आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो ये ड्रॉप भी बहुत कम होता है। तो सिंस ये ड्रॉप आपका इतना ज़्यादा नहीं होता ना, बहुत कम होता है, तो इस वजह से जो आपकी स्पीड है वो बहुत कम आपकी स्लाइटली फॉल होती है। ठीक है, स्लाइटली फॉल, या फिर बोल सकते हो फॉल स्लाइटली, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू में थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डीसी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग। अब देखो यहाँ पे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें यूज होता है, ये इसमें यूज होता है। ठीक है, सिंपल डीसी शंट मोटर हमें पता है कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज होती है। अब मशीन टूल्स में हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, लैथ में चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल में चाहिए, लाइन शाफ्ट में चाहिए, ब्लोअर एंड फैंस में भी चाहिए। ठीक है, यानी इन सब एप्लीकेशंस में, ये जितने भी एग्जांपल दिए, इन सब में हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। और कांस्टेंट स्पीड आपकी प्रोवाइड करती है डीसी शंट मोटर, यानी कि सब मशीन में हमारा डीसी शंट मोटर यूज होती है। क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, यानी एफ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हेन ए डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड वाउंड मोटर इज लोडेड, यानी आपकी जो क्यूमुलेटिव मोटर है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, तो इसमें जो फ्लक्स रहता है आपका, ठीक है, मेन फ्लक्स, ये क्या रहेगा, देखो सिंपल कंपाउंड है तो सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होगी, तो फ्लक्स जो दोनों का होगा वो दोनों का आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स इसमें एडिटिव पॉलरिटी होती है फ्लक्स की। क्लियर है, तो देखो जब आप इसको लोडेड करोगे, यानी इसके अक्रॉस आपने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो लोडेड जैसे करोगे इसको, तो उससे क्या होगा, आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा। ठीक है, नहीं लोड, बेसिकली लोड कनेक्ट करने से आर्मेचर करंट बढ़ेगा ना, सप्लाई से ज़्यादा करंट लेगा वो लोड को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो लोड करंट अगर बढ़ रहा है, यानी कि आर्मेचर करंट अगर बढ़ रहा है, तो उससे जो सीरीज फ्लक्स है, ठीक है, फाई एस, ये आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब सिंपल बोल सकता हूँ, मेरा जो मेन फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है, एंड सिंस आपका देखो जो रिलेशन होता है, तो रिलेशन हमने क्या क्या पढ़ रखे, देखो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, लोडेड से फ्लक्स बढ़ गया, यानी लोड जैसे कनेक्ट किया फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया यानी टॉर्क हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो टॉर्क तो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा रिलेशन हम क्या पढ़ते हैं कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ई एम एफ ई बी डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है तो आपका स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर है चीज़ ये, सिंपल क्या बोलेंगे, टॉर्क इंक्रीज एंड स्पीड आपकी डिक्रीज, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड लॉन्ग शंट मोटर इज ड्राइविंग अ लोड एट रेटेड टॉर्क एंड रेटेड स्पीड इफ द सीरीज फील्ड इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज फील्ड कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट। टॉर्क आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला क्यूमुलेटिव कंपाउंड, तो पहले क्यूमुलेटिव कंपाउंड मतलब हो गया कि शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होगी और दोनों आपकी एडिटिव पॉलरिटी में होगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, कैसे होगी क्यूमुलेटिव कंपाउंड, सिंपल देखो जो सीरीज वाइंडिंग होगी और जो आपकी शंट वाइंडिंग होगी, दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो, अगर यहाँ से अगर आपका करंट एंटर होता है, क्लियर है, तो शंट वाइंडिंग में करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होगा और सीरीज वाइंडिंग में भी ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों में करंट है, सिंपल क्या हो गया, एडिटिव पॉलरिटी हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इस केस में जो मेन फ्लक्स बनेगा, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फ्लक्स, वो बन जाएगा सीरीज फ्लक्स प्लस मेन फ्लक्स यानी शंट फ्लक्स। अब देखो हमारे क्या रहता है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग में क्या रहता है कि जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, वो फ्लक्स सीधा आपका प्रोपोर्शनल रहता है सीरीज करंट से। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सीरीज फ्लक्स। अब देखो अगर सीरीज फील्ड को हम शंट करें, इसने बोला ना, इफ़ द सीरीज फील्ड इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड, यानी जो भी सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो आर एस ई। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस के, इसी इतने ही रेजिस्टेंस की वैल्यू से इसको शंट कर दिया। ठीक है, देखो शंट करना मतलब सिंपल एक पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस कनेक्ट करना, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, जितना मेरा सीरीज वाइंडिंग का उतना ही रेजिस्टेंस है। क्लियर है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस तो मैंने ऐड कर दिया,
अब देखो क्वेश्चन में देखो अब क्या होगा, देखो जो सीरीज करंट पहले था, पहले पूरा का पूरा इसके थ्रू फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे देखो करंट के दो बंटवारे हो जाएंगे, ठीक है। यानी करंट आपका सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट फ्लो होगा ना, वो आपका कम हो जाएगा, ये तो देख के आपको पता चल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो जो सीरीज करंट है, ठीक है, ये मेरा कम हो गया, या फिर मैं लिख लेता हूँ आधा हो गया, ठीक है। बिकॉज अगर इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों तो बराबर करंट बटेगा, ठीक है। सीरीज करंट आधा हो गया तो फ्लक्स जो होगा मेरा सीरीज फ्लक्स, ये भी मेरा आधा हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स मेरा आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि आप जब शंट कर रहे हो, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग को जब शंट कर रहे हो तब आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, ठीक है, मेन फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आफ्टर शंटिंग, शंटिंग करने के बाद, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हो ना इसके साथ के पैरेलल में, यानी सीरीज वाइंडिंग को शंट कर रहे हो सेम इक्वल रेजिस्टेंस से, तब आपका मेन फ्लक्स कम हो रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो क्वेश्चन में बोला इसने कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता रखा है कि टॉर्क आप हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हो, ठीक है। कभी कभार मेंशन भी कर देते क्वेश्चन में। देखो टॉर्क आपका कांस्टेंट लेना है हमें, एंड टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट। बट यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, ठीक है। तो देखो टॉर्क आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क को हमें कांस्टेंट रखना है। तो फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो आर्मेचर करंट को बढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ से देखो अगर आपका ये फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स अगर आपका कम हो रहा है, ठीक है, तो अगर फ्लक्स कम होगा तो आर्मेचर करंट को बढ़ना पड़ेगा, कि आर्मेचर करंट बढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्यों बढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज टॉर्क हमें कांस्टेंट चाहिए ना, कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट। एंड सेकंड आपको क्या देखना है, स्पीड। देखो देखो जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू का बैक ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो फ्लक्स आपका हो रहा है कम, ठीक है, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ गए कि आर्मेचर करंट तो हमारा हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, एंड आपकी जो स्पीड है, स्पीड हमारी हो रही है इंक्रीज, ठीक है, यानी दोनों ही हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिंपल क्या बोलेंगे, द आर्मेचर करंट इंक्रीज, द मोटर स्पीड इंक्रीज, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बेल्ट ड्रिवन क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर इज डिलीवरिंग पावर टू द मेन्स, इफ द बेल्ट स्नैप्स देन द मशीन विल रन एज अ। अब देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला है, तो पहले इसको बना देता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। सिंस कंपाउंड है तो आपकी सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होगी, क्लियर है। तो ये हमारी होगी शंट वाइंडिंग, ठीक है, आर एस एच, ठीक है। यहाँ पे मैं सीरीज वाइंडिंग बना देता हूँ, देखो ये आपकी हो गई सीरीज वाइंडिंग, कितना। अब देखो ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है, तो सिंस अगर मेरे को क्यूमुलेटिव बनाना है वो भी जनरेटर, तो करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये आपका देखो कनेक्शन बनेगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का, ठीक है। बिकॉज देखो आपको जो शंट करंट है और जो सीरीज करंट है वो सेम डायरेक्शन में चाहिए होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड में, ठीक है। तो जनरेटर है तो कुछ इस तरह ही कनेक्ट करेंगे तभी आपका करंट सेम डायरेक्शन में हो पाएगा। एंड देखो ये आपका इस जनरेटर का रोटर है, ठीक है। इस रोटर को हम प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं, तो इसने बोला ना, देखो ये प्राइम मूवर है, इस प्राइम मूवर के हमने ऊपर एक बेल्ट लगा रखा है, तो ये प्राइम मूवर जैसे ही घूमेगा आपका ये बेल्ट भी घूम जाएगा, ये बेल्ट घूमेगा तो ये आपका जनरेटर का जो शाफ्ट है ये आपका रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है। यानी जनरेटर का जब शाफ्ट रोटेट होगा तो जनरेटर का जो रोटर है वो रोटर रोटेट होने लग जाएगा और हमें इंड्यूस वोल्टेज मिल जाएगा, क्लियर है। बट इसने बोल दिया कि अगर आपका ये बेल्ट टूट जाए, ठीक है, किसी कारण से ये बेल्ट आपका मान लो टूट गया, ठीक है, बेल्ट टूट गया, तो अब देखो बेल्ट टूट गया यानी प्राइम मूवर का कनेक्शन तो इस जनरेटर के शाफ्ट से नहीं रहा अब, ठीक है। देखो बेल्ट तो टूट गया अब, बट देखो प्राइम मूवर से कनेक्ट नहीं है जनरेटर के शाफ्ट से, बट अभी देखो रोटेट हो रहा था इतनी देर से, तो अभी भी शाफ्ट तो रोटेट तो होगा ही ना, इनर्शिया की वजह से एकदम से रुक थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शाफ्ट अभी भी रोटेट हो रहा है, यानी कि आपका रोटर अभी भी जनरेटर का रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है अभी भी आपका रोटर, इवन दो आपका बेल्ट टूट चुका है। तो देखो रोटेट होगा तो क्या होगा इससे कि अब ये उल्टा करंट बाहर डिलीवर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आपकी जो सप्लाई मेन होगी, ठीक है, यहाँ से जो सप्लाई होगी उल्टा ये करंट अंदर मांगेगा, ठीक है, ये करंट उल्टा बोलेगा मेरे को करंट दो, ठीक है, ये करंट यहाँ से अंदर खुद लेगा। क्या हो गया, सिंपल देखो बेल्ट पहले आपका टूट गया, ठीक है, बेल्ट स्नैप हो गया, बेल्ट स्नैप हुआ, उस वजह से क्या हुआ, प्राइम मूवर आपका फेल हो गया, यानी प्राइम मूवर अब और आपके शाफ्ट को रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है, यानी आपके रोटर को रोटेट नहीं कर रहा। अगर आपका प्राइम मूवर फेल हो गया तो अब क्या करेगा, अब जो जनरेटर है वो उल्टा करंट लेगा, ठीक है, जनरेटर टेक्स करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो देखो जब अब करंट जनरेटर ले रहा है, ठीक है, सप्लाई से, तो डायरेक्शन आपकी देख लो कुछ ऐसी हो रही है ना, ये आपकी डायरेक्शन हो रही है। अब देखो यहाँ से करंट ये तो इसमें ऐसे ही जाएगा, शंट फील्ड में तो सेम डायरेक्शन रहेगी, बट सीरीज फील्ड में देखो चेंज हो गई। तो अब अगर आप डायरेक्शन देखते हो शंट करंट की और सीरीज करंट की, तो क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि क्या बन गई, ये बन गया आपका डिफरेंशियल
मोटर बन गई, डिफरेंशियल मोटर, ठीक है। और रोटेट तो आपकी देखो सेम डायरेक्शन में करेगी, जिस डायरेक्शन में पहले रोटेट हो रही थी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी और डिफरेंशियली कंपाउंड बन जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर runs at a speed n1 rpm, drawing an armature current of I ampere. If keeping the load torque constant, the series field is short circuited, then यानी आपने क्या किया, देखो टॉर्क तो कांस्टेंट रखा और सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। तो देखो है तो अपनी क्या, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर है, ठीक है। तो पहले क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर बनाते हैं। अब देखो क्यूमुलेटिव है यानी कि क्या होगा कि दोनों वाइंडिंग में यानी शंट और सीरीज वाइंडिंग में करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होगा तभी उनकी जो पॉलरिटी होगी फ्लक्स की वो एडिटिव पॉलरिटी होगी। तो ये मान लो आपकी अगर शंट वाइंडिंग है एंड यहाँ पे ये आपकी हो गई सीरीज वाइंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा RA, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका आर्मेचर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई कोई क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव कैसे हुई है, देखो यहाँ से जब करंट जाएगा आपका, ठीक है, इनपुट करंट आपका ये होगा। तो देखो इस करंट में से कुछ करंट आपका यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है, इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, तो लिख लेता हूँ मैं फील्ड वाइंडिंग करंट, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ करंट जाएगा, इसको लिख लेते हैं आर्मेचर करंट, ठीक है। देखो इस सीरीज वाइंडिंग के थ्रू करंट देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, और आपका ये जो शंट वाइंडिंग है इसमें भी करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, यानी करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। तो ये आपकी हो गई क्यूमुलेटिवली कंपाउंड, ठीक है। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड में जो मेन फ्लक्स या फिर बोल सकते हो जो नेट आपका जो फ्लक्स बनता है वो क्या बनेगा, सीरीज का जो भी फ्लक्स है, ठीक है, प्लस आपका जो भी शंट का फ्लक्स है, ठीक है, दोनों का ऐड हो जाता है बिकॉज ये एडिंग पॉलरिटी में होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला इसने इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो जरा समझो, देखो ये रही आपकी सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, यही है सीरीज वाइंडिंग। तो चलो कर देते शॉर्ट, ये हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको देखो जैसे शॉर्ट करोगे, देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जैसे शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, हमारा जो सीरीज फ्लक्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो फ्लक्स आपका कब प्रोड्यूस होता है, जब यहाँ पे आपकी कोई कॉइल बनती है, कॉइल यानी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये पूरी शॉर्ट सर्किट ही हो गई, तो शॉर्ट सर्किट हो गई तो हमारा सीरीज फ्लक्स तो जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर सीरीज फ्लक्स जीरो हो गया, देयरफॉर जो हमारा अब नेट फ्लक्स हुआ, ठीक है, नेट जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स बना ये आपका कितना हो गया, सिंपल शंट फ्लक्स के बराबर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल बता सकते हो कि आपका जो नेट फ्लक्स है वो कम हो गया है, ठीक है, डिक्रीज हो गया ना आपका नेट फ्लक्स। एंड देखो क्वेश्चन में इसने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि टॉर्क जो है इसको हमें कांस्टेंट रखना है, टॉर्क हमें कांस्टेंट रखना है। और टॉर्क का हमें रिलेशन पता है ऑलरेडी कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट, ठीक है। बट सिंस हमारा नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक है। सिंस हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, नेट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखो समझो, टॉर्क आपको चाहिए कांस्टेंट बट फ्लक्स हमारा हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज होगा आर्मेचर करंट तभी आपका टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो सिंस आपका फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो आपका आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर फ्लक्स कम हुआ है तो आर्मेचर करंट को बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसने बोला है ना कि टॉर्क को हमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है, इफ़ कीपिंग द लोड टॉर्क कांस्टेंट, क्लियर है। देखो यहाँ पे ये साफ लिखा है, इफ़ कीपिंग द लोड टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है इतना। तो टॉर्क कांस्टेंट होगा तो यहाँ से एक चीज़ क्या समझे कि आर्मेचर करंट तो हमारा होगा इंक्रीज, ठीक है। यानी कि या इतना हमें पता चल गया कि जब सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करोगे तो आर्मेचर करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ देखते हैं। एंड देखो तो स्पीड आपका होता है, स्पीड स्पीड आपकी देखो सिंपल प्रोपोर्शनल रहती है बैक EMF EB डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, ठीक है। अब आपका नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर आपका डिक्रीज होगा तो स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल क्या समझे कि आर्मेचर करंट तो हमारा होगा इंक्रीज, ठीक है, एंड आपका जो स्पीड है ये भी आपकी होगी इंक्रीज, ठीक है, यानी दोनों ही आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो आपका देखो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द मोटर विल इंक्रीज, ठीक है, आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है आपके, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार अभी देखो इसी लेक्चर में 3-4 बार ये क्वेश्चन आ जाएगा अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाईव्हील इज एम्प्लॉयड विद अ डीसी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस पीक डिमांड, द कंपाउंड मोटर शुड बी, कौन सी कंपाउंड मोटर होनी चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो फ्लाईव्हील मैंने बताया था आपको क्या होता है, देखो फ्लाईव्हील मतलब जो आपकी नहीं होती कि
हवा से आपका पंखा घूमता है, ठीक है, जिससे आपकी मोटर घूमती है, फिर बिजली बनती है। क्लियर है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखो फ्लाई व्हील में क्या, देखो सिंस इसका जो व्हील है वो किससे रोटेट होगा, हवा से रोटेट होगा, ठीक है। तो कभी हवा तेज चलेगी, कभी हवा क्या चलेगी, धीरे चलेगी। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या, देखो लोड में फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है। क्या पता कभी तेज हवा चल जाए, कभी धीरे चल जाए, ठीक है। तो लोड में आपके फ्लक्चुएशंस होंगे, और जब भी आपके लोड में फ्लक्चुएशन होते हैं, यानी अगर आपका फ्लक्चुएटिंग लोड है, तो उसके लिए बेस्ट आपका रहती है क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर, ठीक है। सबसे बेस्ट आपकी रहेगी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर रन्स एट 1500 आरपीएम ऑन फुल लोड, ठीक है। फुल लोड पे 1500 आरपीएम पे रन हो रही है। इफ इट सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी इस देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड की जो सीरीज वाइंडिंग है उसको हमने कर दिया शॉर्ट, तो अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो ऑलरेडी मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 286 में समझा चुका पूरा डिटेल में। आपका देखो इस केस में जब आप सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट कर सर्किट करते हो, ठीक है, तो आर्मेचर करंट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड आपकी जो स्पीड होती है ये भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। दोनों में आपको समझा चुका हूँ, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछेगा, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है चीज़ ये। इन द डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड गेट सडनली ओपन द मोटर विल, यानी आपकी देखो मोटर है एक, तो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है, ठीक है। इसमें आपकी शंट फील्ड हो गई ओपन एकदम से, तो मोटर में क्या फर्क क्या होगा, ठीक है, उसके ऑपरेशन पे ये चीज़ पूछी है। तो पहले आपको देखो मैं डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर बनाता हूँ। तो ये आपकी हो गई डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, ठीक है। देखो डिफरेंशियली कंपाउंड कैसे हुई, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज दोगे, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज। तो देखो करंट आपका कुछ यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से करंट आपका जाएगा, ठीक है। देन देखो यहाँ से ये करंट ऐसे नीचे जाएगा। देन ये जो सीरीज वाली जो वाइंडिंग है, ठीक है, जो मेरी सीरीज वाइंडिंग है इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे फ्लो होगा करंट। क्लियर है। एंड देखो आपका सिंपल फिर करंट यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। देन आपका ऐसे ये आर्मेचर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये बैक ईएमएफ हो जाएगा, इतना, ठीक है। अब देखो जो इनपुट से आपका करंट जा रहा है ना, ठीक है, इनपुट से आपका जो करंट आई जा रहा है ये वाला, ठीक है, ये देखो थोड़ा तो आपका सीरीज वाइंडिंग में गया, अब थोड़ा देखो इस वाइंडिंग में भी जाएगा, यानी इस वाइंडिंग में भी देखो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा। क्लियर है। अब दोनों आपको ब्लैक एरो दिख रहे होंगे साफ साफ, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यानी ये तो मेरी शंट वाइंडिंग है RSH, ठीक है, ये मेरी जो है छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी है RSE। तो देखो दोनों में करंट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, इसका मतलब वो कैसा हो गया, सिंपल आप समझ सकते हो डिफरेंशियली कंपाउंड हो गया, ठीक है। यानी इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो वो हो गया डिफरेंशियली कंपाउंड। क्लियर है चीज़। तो देखो अगर मैं सिंपल लिखता हूँ फ्लक्स, ठीक है, जो नेट फ्लक्स आप लिखते हो डिफरेंशियल के लिए, ठीक है, नेट फ्लक्स। अब देखो डिफरेंशियल में जो शंट का जो फ्लक्स होता है, नॉर्मली हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जैसे देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होगा कि सीरीज फ्लक्स आपका सपोर्ट करेगी शंट फ्लक्स को, ठीक है। और डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होगा, आपका सीरीज फ्लक्स या फिर सीरीज जो आपकी मैग्नेटाइजेशन है वो अपोज करेगी शंट मैग्नेटाइजेशन का। तो सिंपल देखो ये होगी शंट मैग्नेटाइजेशन, इसका अपोज मेरा कौन करेगा, सीरीज करेगा, तो ये मेरा हो गया सीरीज, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा नेट फ्लक्स डिफरेंशियली कंपाउंड में। तो अब देखो क्या करते हैं, ये तो हमने सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दिया, ठीक है, सर्किट। तो एक बार देखो सिंपल अगर समझते हैं ऐसे अच्छे से, तो देखो आपकी मान लो कोई दो पोल की आपकी ये सिंपल डिफरेंशियल मोटर है, ठीक है। कोई देखो ये एक आपका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, एंड एक आपका दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है। ये बेसिक आपको बार मैग्नेट का ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। जैसे कोई आपका जैसे कोई ये बार मैग्नेट रहता है, ठीक है, बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी मैंने दे रखा है। देखो अगर ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, तो बाहर आपका तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये हो गई आउटसाइड। क्लियर है। और मटेरियल के इनसाइड आपकी जाती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ये बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो ये आपका हो गया नेट फ्लक्स, ठीक है। अब सिंस डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल में मैंने आपको बताया शंट फ्लक्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो सीरीज फ्लक्स है ना वो शंट फ्लक्स का अपोज करता है, ठीक है। तो शंट फ्लक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो शंट फ्लक्स ज़्यादा, तो मान लो ये आपका शंट फ्लक्स, ये रहा आपका शंट, ठीक है। एंड सीरीज फ्लक्स इसका अपोज करेगा, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में सीरीज फ्लक्स हो जाएगा पाई ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो शंट फ्लक्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो आपका नेट फ्लक्स भी इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स बना है। क्लियर है इतना। तो यहाँ तक तो आपका कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है आपको। अब देखो मैं रोटर बनाता हूँ, ठीक है, यह आपका रोटर हो गया सिंपल। अब देखो आपका जो मोटर है, ठीक है, कोई भी मोटर, मोटर में कंडक्टर्स होंगे ना, ठीक है, या आपके मान लो कोई भी दो कंडक्टर ले लेता हूँ, सिंपल दो कंडक्टर ले लिए मैंने, ठीक है। अब देखो आपके कंडक्टर से अब मोटर में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं,
ठीक है। मोटर में जो आपका रोटर है, रोटर में जो कंडक्टर्स है, उनको हम करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली करंट की पोलैरिटी पता होती है पहले से ही कि क्रॉस बनेगा या डॉट बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं देखो यहाँ पे करंट हमारा अंदर जा रहा है और यहाँ से हमारा करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, एंड अब देखो ये जो आपका क्रॉस है, ठीक है, इस क्रॉस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस डॉट की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो देखो ओवरऑल जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो आपकी इस रोटर में, या फिर बोल सकते हो इस रोटर में या फिर आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है। यहाँ तक आपका क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो मैं समझा दी कि नीचे की तरफ बन रही है। अब यहाँ से देखो मेरे को एक और चीज़ आपको समझानी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे नीचे की तरफ आए, ठीक है, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोल सकते हो या फिर आर्मेचर फ्लक्स बोल सकते हो या फिर रोटर फ्लक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब ये फ्लक्स बन रहा है। देखो ये आपका है रोटर, ठीक है, ये आपका है रोटर। ठीक है, एंड ये आपका जो पोर्शन है ये रोटर के इनसाइड वाला अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, रोटर के अंदर वाला पार्ट है। तो देखो अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ। अब देखो नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे आपका साउथ बना होगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ बना हुआ होगा, तभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, इनसाइड है ना, रोटर के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पोल्स समझ गए कैसे बन रहे हैं? ठीक है, यानी ऊपर की तरफ तो साउथ और नीचे की तरफ मेरा नॉर्थ बन रहा है। क्लियर है? ऊपर की तरफ मेरा देखो साउथ, ये साउथ एस, और यहाँ पे ये मेरा नॉर्थ बन रहा है। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो यहाँ पे सिंपल, देखो ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ ये नॉर्थ, क्या होगा? अट्रैक्ट, यानी ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ ये साउथ, तो यहाँ पे ऐसे अट्रैक्ट होगा। यानी आपका जो रोटर है, ठीक है, आपका रोटर है ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ए सी डब्ल्यू लिख ले तो ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने सिंपल इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक ऐसे फिजिकल आपको एक सर्किट बना के बता दिया। ठीक है, इसमें हमने सब देख लिया क्या क्या डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? शंट फील्ड को ओपन कर देते हैं। ठीक है, बोला ना इफ शंट फील्ड गेट सडनली ओपन। अब देखो शंट फील्ड को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अगर ये ब्रांच ओपन हो गई तो आपका जो फील्ड करंट होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ आई शंट करंट। ठीक है, शंट करंट मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेरी शंट फील्ड जीरो हो जाएगी ना, ये पूरा ओपन हो गया। ऐसे देखो बेसिकली ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये ओपन होते ही अब क्या हो गया कि बेसिकली करंट कोई फ्लो होगा नहीं, शंट करंट जीरो हो गया। ठीक है, तो अगर शंट करंट होगा जीरो, देयरफॉर आपका मेरा शंट फ्लक्स, ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो शंट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो इस केस में जो मेरा नेट फ्लक्स आएगा, ठीक है, मोटर का जो नेट फ्लक्स आएगा क्या हो जाएगा? माइनस पाई एसी। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लक्स। अब देखो शंट फील्ड ओपन करने के बाद आपका देखो सारा क्या क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या चेंज होता है। देखो पहले मैं पोल्स बना देता हूँ ये, ठीक है, मेरे जो फील्ड पोल्स थे। अब देखो आपका नेट फ्लक्स क्या हो चुका है? माइनस ऑफ सीरीज फ्लक्स। ठीक है, यानी जिस सीरीज फ्लक्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका अब नेट फ्लक्स होगा। ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स देख लो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नेट फ्लक्स अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया नेट फ्लक्स फाई नेट। ठीक है, तो ये आपका अब सीरीज फ्लक्स के इक्वल है ना। ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स हमारा इसी डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में सीरीज फ्लक्स था उसी डायरेक्शन में आपका नेट फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहले आपका था लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट, अब क्या हो चुका है? राइट से लेफ्ट। और देखो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर होती है तो बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ पोल। ये आपका बन गया अब नॉर्थ, ये आपका बन गया अब साउथ। एंड आप अगर रोटर बनाते हो तो ये आपका रोटर हो गया। एंड यहाँ पे देखो ये आपके एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर आपका ये रहा। एंड अब देखो ये जो रोटर में आपने कंडक्टर बनाए, ये कौन से कंडक्टर है? आपके आर्मेचर वाले कंडक्टर है। ठीक है, आपका आर्मेचर कहाँ पे? ये रहा आपका आर्मेचर। क्लियर है? अब इसमें देखो पहले भी करंट ऐसे नीचे की तरफ एंटर हो रहा था। ठीक है, अब आपने फील्ड शंट फील्ड को ओपन किया तब भी करंट आपका ऐसे ही एंटर हो रहा है। ठीक है, इस करंट में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट में कोई फर्क नहीं आया आपके, कोई फर्क नहीं आया, यानी जो पहले पॉलरिटी वही आपकी अभी भी यहाँ पे पॉलरिटी है। तो ये आपका क्रॉस और ये आपका डॉट। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो ये क्रॉस और ये डॉट, तो इनके अकॉर्डिंग जब पोल्स बनाओगे तो क्या बनेंगे? यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। ठीक है, अब देखो ये साउथ और ये साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो ये साउथ और ये नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये ऐसे अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो पहले आपका देखो क्या था? एंटी क्लॉकवाइज, अब आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी देखो यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमने शंट फील्ड को ओपन नहीं किया था तब हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही थी। ठीक है, यानी ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही थी। क्लियर है? ये आपकी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देन अब देखो अब क्या होगा? ये मोटर रुकेगी। ठीक है, यानी पहले अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में थी तो अब रुक जाएगी। ठीक है, तो रुक गई तो मान लो देखो स्पीड जीरो हो गई। ठीक है,
देन उसके बाद ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में मूव होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हो जाएगी क्लॉकवाइज में। क्लियर है? तो इसके देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे समझे। पहले वो रुकेगी वो मोटर, देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज अ सीरीज मोटर। ठीक है, बिकॉज देखो अब तो फिर वाइंडिंग वो सीरीज में एक ही वाइंडिंग ही रहेगी, स्टैंड वाइंडिंग तो है नहीं, तो सिंपल क्या बन गई, सीरीज मोटर बन गई। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A differentially compound DC motor is running at rated speed. If the series field winding of the motor gets short circuit, the speed of the motor will. अब देखो जो आपका नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, नेट फ्लक्स या फिर मेन फ्लक्स, इसमें डिफरेंशियल में क्या रहता है, देखो शंट फ्लक्स, ठीक है, माइनस आपका सीरीज फ्लक्स। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन आपका, कि सीरीज फ्लक्स आपका अपोज कर रहा है शंट फ्लक्स का। सिंस आपकी सीरीज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कर दी इसने, सीरीज वाइंडिंग अगर शॉर्ट सर्किट करेगा, ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो अब देखो अब जो आपका फ्लक्स होगा, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ पाई जो नेट फ्लक्स है डैश। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, सिंपल पाई एस एच। ठीक है, इस केस में आपका कोई भी अपोजिंग नहीं है, यानी कोई भी आपके शंट फ्लक्स का अपोज नहीं कर रहा। अब देखो आपका फ्लक्स पहले के कंपेयर में ज़्यादा होगा, देखो कैसे ज़्यादा होगा ये भी आपको एक बार एग्जांपल से समझ देता हूँ। देखो मान लो शंट फ्लक्स है आपका 10 वेबर, ठीक है, शंट फ्लक्स है 10 वेबर, और जो आपका सीरीज फ्लक्स है ये आपका है 5 वेबर। ठीक है, क्लियर है? अब सीरीज फ्लक्स आपका शंट फ्लक्स का अपोज करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपका नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स ये आपका कितना होगा, 10 - 5 यानी 5 वेबर। ठीक है, ये आपका हो गया नेट फ्लक्स। अब अगर मैं सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करूँगा तो क्या होगा कि 5 ऐसी हो जाएगा मेरा ज़ीरो। ठीक है, इस केस में जो मेरा नेट फ्लक्स मिलेगा 5 - नेट, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, सिंपल शंट फ्लक्स के। शंट फ्लक्स है मेरा 10 वेबर, तो देखो पहले के कंपेयर में मेरा ज़्यादा है ना अभी फ्लक्स। क्लियर है? तो यहाँ से मैं सिंपल लिख सकता हूँ देयरफॉर जो 5 - नेट है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा है मेरे 5 नेट से। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मैं समझ रहा हूँ कि फ्लक्स मेरा बढ़ रहा है। क्लियर है? एंड आपका देखो जो स्पीड का रिलेशन होता है, ठीक है, स्पीड ये आपकी प्रोपोर्शनल रहती है बैक ई एम एफ ई बी डिवाइडेड बाय आपके फ्लक्स के। अब सिंस डिफरेंशियल में सीरीज को शॉर्ट करने से आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसने सिंपल ये पूछा था द स्पीड ऑफ द मोटर व्हील, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो इन अ डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर रिवर्स इट विल ऑपरेट एज। कौन सी देखो बोला है, डिफरेंशियली कंपाउंड बोला है, ठीक है ना। तो देखो ये आपकी कोई डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है, ठीक है, कैसे हुई डिफरेंशियली, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सीरीज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो, ठीक है, एंड शंट वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो, वो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, तो आपका हो जाता है डिफरेंशियली कंपाउंड। क्लियर, तो देखो हमने कुछ ऐसे कनेक्शन बनाए, ठीक है, मैं सिंपल आपको देखो डॉट पोलैरिटी से भी बता सकता था, बट उससे फिर आपको देखो कन्फ्यूज हो जाता है आप। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि दोनों वाइंडिंग में करंट देखो एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है, तो फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करेंगे। ठीक है, एंड रिजल्टेंट फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है डिफरेंशियली कंपाउंड में, ये आपका हो जाएगा जो भी शंट फ्लक्स है, तो देखो डिफरेंशियली में शंट ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, और इनको देखो डिफरेंशियली और क्यूमुलेटिवली दोनों को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आपका सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स का अपोज करे तो वो हो गया डिफरेंशियली कंपाउंड, और अगर आपका सपोर्ट करे तो वो हो जाएगी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का है सीरीज फ्लक्स, यानी ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियली कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे आपका देखो सिंपल करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, यानी आर्मेचर में करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट पावर लिखता हूँ पी आउटपुट पावर, ठीक है, तो सिंपल क्या लिखूंगा, देखो जो भी मेरा बैक ईएमएफ है इनटू मेरा जो भी आर्मेचर करंट है। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे शाफ्ट होगा ना, तो शाफ्ट होगा मोटर का, ठीक है, इसको हमने किसी जगह कपल्ड कर रखा होगा और ये रोटेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो पावर मिलेगी इस आर्मेचर में, ठीक है, वो तो आपकी हो जाएगी ई बी इंटू आई है, और यहाँ पे शाफ्ट पे जो पावर मिलेगी वो आपकी मैकेनिकल पावर होगी, जो होगी आपकी टॉर्क इंटू एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो अब देखो ये आपका पावर हो गई। अब इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि पावर फ्लो रिवर्स, ठीक है, पावर फ्लो आपकी हो गई रिवर्स। तो रिवर्स होने का बोलने का मतलब क्या होता है कि पी आउटपुट, अब सिंपल रिवर्स कर देते हैं इसको, माइनस ई बी इंटू आई ए। ठीक है, पावर फ्लो आपका रिवर्स हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब जैसे करंट की डायरेक्शन पहले नीचे की तरफ थी, तो अब क्या हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी हो गई आई ए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो ऐसे अब देखो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, ये आपका करंट। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग में भी करंट ऐसे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, देन यहाँ से देन ये आपका आउटपुट में करंट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो अब उल्टा क्या हो रहा है, जैसे पावर फ्लो रिवर्स हुई, आपको आउटपुट में उल्टा पावर मिल रही है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जनरेटर बन चुका है। ठीक है, इस केस में जब पावर फ्लो रिवर्स करोगे तो ये एक तो बन जाएगा जनरेटर। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया बिकॉज ये हमें आउटपुट में पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब हमने डायरेक्शन देखी कि देखो यहाँ से जब ये करंट आ रहा है,
ठीक है, ये करंट आएगा। ठीक है, तो इस करंट में से कुछ तो आपका देखो ये आउटपुट में मिलेगा और कुछ आपका ये शंट वाइंडिंग में जाएगा। ठीक है, तो शंट वाइंडिंग में तो करंट की डायरेक्शन अभी भी देखो नीचे की तरफ ही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट सीरीज वाइंडिंग में देखो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। ठीक है, अब जब हमने डायरेक्शन चेक की, देखो शंट वाइंडिंग की डायरेक्शन एंड सीरीज वाइंडिंग की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बेसिकली दोनों सेम है। तो ये कौन सा हो गया, ये क्यूमुलेटिव जनरेटर बन गया जब आपने पावर फ्लो को रिवर्स किया। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे कि पावर फ्लो इन अ डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर रिवर्स इट विल ऑपरेट एज अ क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर with interpoles and with brushes on the neutral axis is to be driven as a generator in the same direction with the same polarity of the terminal voltage it will then। तो देखो इसने एक डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर बोला है, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में आपका जो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है, नेट फ्लक्स ये आपका रहता है सिंपल शंट फ्लक्स। ठीक है, माइनस आपका सीरीज फ्लक्स। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इस डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर को बना देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट से थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ये आपका एक फील्ड पोल हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा साउथ पोल। एंड देखो आपका जो फ्लक्स होगा, ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन भी तो होगी ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपका बनेगा नेट फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज नॉर्थ से साउथ पोल जाएगा तो ये आपका हो गया नेट फ्लक्स। ठीक है, और नेट फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्यों आया मेरा, बिकॉज मेरा शंट फ्लक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एंड मेरा शंट फ्लक्स इसी डायरेक्शन में। ठीक है, शंट फ्लक्स मेरा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेरा शंट फ्लक्स होगा उसी डायरेक्शन में मेरा फाइनाइट बनेगा, बिकॉज शंट फ्लक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डिफरेंशियली कंपाउंड में। ठीक है, और सीरीज फ्लक्स इसका अपोज करेगा, तो अपोज मतलब पीछे होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये होगा सीरीज फ्लक्स। देख सकते हो सीरीज फ्लक्स देखो शंट फ्लक्स का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स बन गया शंट फ्लक्स की डायरेक्शन में, बिकॉज शंट फ्लक्स ज़्यादा था। क्या था, क्लियर है आपका। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रोटर बनाता हूँ। ये आपका हो गया रोटर। ठीक है, अब रोटर में देखो कोई भी दो कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके दो कंडक्टर हो गए। क्लियर है। अब सिंस ये कौन सी मोटर है, तो मोटर में हमें क्या होगी, पॉलरिटी पता होगी, यानी आर्मेचर में हम करंट प्रोवाइड करेंगे मोटर में। ठीक है, तो हमें पता होगा कि कौन सा करंट आपका क्रॉस होगा, कौन सा करंट डॉट होगा। ठीक है, जनरेटर में तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल से निकाल देते हैं, बट यहाँ पे हमें पहले से पता होगा। तो मान लो देखो ये आपका क्रॉस था और ये आपका डॉट था। ठीक है, अब देखो जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, देखो ये आपका क्रॉस है। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब हो गया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, डॉट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये वाली डायरेक्शन। तो दोनों में क्या हो रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आपका मेन फ्लक्स बन रहा है। बोल सकते हो ये आर्मेचर का जो फ्लक्स है या फिर रोटर का जो फ्लक्स है ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझते हो, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका मटेरियल के इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ऐसे जा रही है। ठीक है, तो जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है रोटर में, तो ये आपका क्या मटेरियल का इनसाइड वाला पार्ट है। ये आपका क्या है, रोटर के इनसाइड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इनसाइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ, तो ये आपका बन गया साउथ से नॉर्थ। ठीक है, देखो ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा, देखो पार मैग्नेट आप पढ़ते हो। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल रहता है, ये आपका साउथ पोल रहता है। आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हो, नॉर्थ से साउथ। ये तो आपने बाहर बनाई, अब अंदर कैसे बनाते हो, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो इस मटेरियल के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है, तो ये साउथ से मैंने नॉर्थ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पोल्स पता चल गए, यहाँ पे मेरे को पोल्स पता चल गए। ठीक है, कि क्या पोल्स बनेंगे, यानी यहाँ पे मेरा बनेगा साउथ और यहाँ पे मेरा बनेगा नॉर्थ। ठीक है, अब देखो ये साउथ और ये नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो आपका ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ अट्रैक्ट होंगे तो इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो रोटर है इसका मोशन में कहाँ पता चला, यानी ये जो मोटर है ना अभी, ये मोटर मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ तक आपका ठीक है। एंड देखो जो आपके इंटरपोल्स, ठीक है, इसने इंटरपोल्स भी बोला ना, ये इंटरपोल्स भी है, क्लियर है। इंटरपोल्स आपके देखो यहाँ पे ये हो गए इंटरपोल्स। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे इंटरपोल्स। ठीक है, अब इंटरपोल्स की पॉलरिटी क्या होगी, ये देखो आपको मैं ऑलरेडी इंटरपोल्स के बारे में सिखा चुका हूँ कैसे आपको पॉलरिटी चूज करनी होती है। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो आपका आर्मेचर फ्लक्स कहाँ पे है, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है। ठीक है, इस आर्मेचर फ्लक्स की वजह से ही सारा आर्मेचर रिएक्शन वगैरह प्रॉब्लम होती है आपको। आप चाहते हो इसको पहले ही हटा देता हूँ मैं, जिससे कोई मेरे इफेक्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, ना डीमैग्नेटाइजिंग ना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसके अपोजिट एक्शन में। ठीक है, एक फ्लक्स इसके अपोजिट एक्शन में, वो भी सेम जितना ये फ्लक्स है ना, अगर ये अगर 10 वेबर है तो सेम फ्लक्स 10 वेबर में इसके अपोजिट एक्शन में अगर प्रोड्यूस करता हूँ तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी मेरा सारा आर्मेचर रिएक्शन वाला इफेक्ट कंपनसेट हो जाएगा, इसलिए हम इंटरपोल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आर्मेचर फ्लक्स मेरा क्या है, ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्शन में। तो मैं अगर अब क्या करूँ कि यहाँ पे रख दूँ नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड यहाँ पे रख दूँ साउथ पोल। मेरे को पता है कि बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये मेरा कुछ ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये वाला फ्लक्स मेरा इंटरपोल्स वाला फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और सेम वैल्यू कैसे होगी,
जब मैं आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करूंगा इंटरपोल्स के साथ, ठीक है। इंटरपोल्स के साथ अगर सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो फिर क्या होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी। या फिर देखो ऐसे, देखो ये अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे इंटरपोल्स है, ठीक है, ये मेरा है इंटरपोल्स, क्लियर है। तो इसको मैं कुछ ऐसे कनेक्ट करूँगा, देखो ऐसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, देखो इसमें करंट ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें इस करंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई ए, ठीक है, इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई आई, ठीक है। सिंस दोनों सीरीज में तो करंट सेम फ्लो होगा, करंट सेम फ्लो होगा तो फ्लक्स सेम प्रोड्यूस होगा, बट एक दूसरे का अपोजिंग नेचर का होगा, और अपोजिंग होगा तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर है। इंटरपोल्स इसीलिए यूज करते हैं। अब देखो ये सारी डिटेल हमने समझ ली। अब इसने बोला कि इसको एज अ जनरेटर ऑपरेट कराओ सेम डायरेक्शन में जब रोटेट करवा रहे हो। तो देखो ये हमारे हो जाएंगे फील्ड पोल्स। अब देखो जनरेटर की तरह ये बिहेव करेगा। तब देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, देखो ये देखो यहाँ पे क्या समझाया था मैंने, देखो जैसे आप पावर फ्लो रिवर्स कर देते हो डिफरेंशियल कंपाउंड में तो ये क्यूमुलेटिवली बन जाता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिवली बनने का मतलब क्या होता है कि दोनों में फ्लक्स डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, और दोनों में फ्लक्स डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, फ्लक्स हो जाएंगे दोनों फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अभी सेम देखो आप इसको जनरेटर की तरह ऑपरेट करवा रहे हो, ठीक है, और वो भी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, क्लियर है। तो ये सिंबल क्या बन जाएगा हमारा, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि ये अगर आपका नेट फ्लक्स है, ठीक है, सिंपली अगर शंट फ्लक्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड सीरीज फ्लक्स भी मेरा इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, बिकॉज क्यूमुलेटिव कंपाउंड में दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं करते, ठीक है, सपोर्ट करते एक दूसरे को, तो दोनों ऐड होकर नेट फ्लक्स अभी भी इसी डायरेक्शन में, फील्ड पोल्स तो मेरे अभी भी यही बनेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। एंड हम देखो जो आपके आर्मेचर में जो कंडक्टर्स है इनका क्या होगा, देखो अभी हमने समझा कि ये किसकी तरह काम करेगा, एक जनरेटर की तरह। तो जनरेटर की तरह हमने क्या देखा था कि करंट की डायरेक्शन देखो रिवर्स हो रही थी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स होगी तो पहले आपके देखो कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर में क्रॉस और डॉट पोलैरिटी थी, तो अब ये रिवर्स हो जाएगी, यानी ये डॉट हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग जब आप पोलैरिटी निकालते हो तो देखो डॉट का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, एंड क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में है ना फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या पोल्स कैसे बनेंगे, ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा, यहाँ पे आपके ये इंटरपोल्स होंगे, ठीक है। अब देखो इंटरपोल्स कैसे बन जाएंगे, ये फ्लक्स आपका आर्मेचर फ्लक्स ऐसे ऊपर की तरफ है, इसको कंपनसेट करना है, ठीक है, तो क्या करूँगे इसके अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका बनेगा साउथ पोल, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये नीचे की तरफ आपका इंटरपोल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये आपका आर्मेचर फ्लक्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर चीज़ ये। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, यानी देखो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर तो बन गया, ठीक है, ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया कैसे बनता है, ठीक है। बट द इंटरपोल्स कनेक्शन आर टू बी रिवर्स नहीं, ठीक है, हम रिवर्स नहीं करेंगे, बिकॉज देखो आर्मेचर में अगर करंट चेंज हो गया, ठीक है, बिकॉज देखो जैसे ये आपका मैंने बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल इसमें देखो आर्मेचर में करंट हमारा चेंज हो गया ना, ये हमें पता है, ठीक है, और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। अब इसमें देखो पहले मैं करंट बना रहा था इस डायरेक्शन में, अब करंट क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, तो अब करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इंटरपोल्स में करंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखो आर्मेचर में अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो इंटरपोल्स में ऑटोमेटिकली उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो हमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, बी ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर विदाउट रिवर्सिंग इंटरपोल कॉइल कनेक्शन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द डीसी मोटर मोस्ट सुइटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको चाहिए तो आप कौन सी मोटर यूज करोगे, तो वो हो जाएगी आपकी सीरीज मोटर, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये तो। द डीसी मोटर दैट ड्रॉज ऑलमोस्ट सेम पावर एट डिफरेंट लोड, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोड पे सेम अमाउंट ऑफ पावर वो मोटर लेती है, कौन सी मोटर है वो ये पूछा है, ठीक है। तो ये आपकी रहती है डीसी सीरीज मोटर। अब कैसे होती है, देखो आपका जो स्पीड टॉर्क वाला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का, ये आपको देखो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये आपकी स्पीड, ये आपका टॉर्क, कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो कि रिलेशन जो निकलता है स्पीड वाला, कि ये आपका होता है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि टॉर्क इनटू स्पीड, ठीक है, ये क्या एक कांस्टेंट है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ना, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट है। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, टॉर्क इक्वल्स टू आउटपुट पावर पी आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। तो इसी को फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो टी इंटू टू पाई एन डिवाइडेड बाई 60, ओमेगा की ये वैल्यू होती है, इक्वल्स टू आउटपुट पावर पी आउट, ठीक है। अब 2 पाई अपॉन 60 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको सिंपल क्या मिल रहा है कि टी इंटू एन, ठीक है, टी इंटू एन इज प्रोपोर्शनल टू आपका आउटपुट पावर,
ठीक है। अब ये वाला आपका क्या है, कांस्टेंट है, हमने देखा इस डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है तो आउटपुट पावर भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोड पे आपकी आउटपुट पावर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। किस केस में, डीसी सीरीज मोटर में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर विल हैव लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इनपुट करंट फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन टॉर्क। तो ये आपका रहता है टॉर्क, टॉर्क का रिलेशन, ठीक है। अब सीरीज मोटर में हम क्या पढ़ते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल लिख सकते हो देयर फॉर टॉर्क का रिलेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो यहाँ से अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालता हूँ, कि आर्मेचर करंट एक तरह से इनपुट करंट ही हमारा, ठीक है, आर्मेचर करंट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टॉर्क, ठीक है, ये रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर टॉर्क को बढ़ाते हो, ठीक है, टॉर्क में कुछ परसेंटेज इंक्रीज करते हो, तो आर्मेचर करंट में या फिर बोल सकते हो इनपुट करंट में बहुत कम इंक्रीज होगा। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे रूट आ गया यहाँ पे, क्लियर है चीज़। तो सिंपल आपका सीरीज मोटर में ये होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर ऑन रिमूवल ऑफ लोड विल रन एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, ये तो हमें सबको पता है डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, बिकॉज नो लोड पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज़ गॉट मैक्सिमम सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। अब देखो सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो देखो ये आपकी स्पीड, ये आपका टॉर्क, ठीक है। सिंपल देखो, अगर सीरीज मोटर के लिए आप स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, कुछ ऐसी आपकी बनती है, ठीक है। अगर डिटेल में जानना है कि ऐसी ही क्यों बनती है, तो क्वेश्चन नंबर 260 देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, इस नो लोड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में, जब आपका लोड स्मॉल होता है, ठीक है, लोड देखो जब स्मॉल होता है, तब आपका क्या रहता है, जो स्पीड है, ये स्पीड आपकी बहुत हाई होती है, ये स्पीड आपकी हाई होती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो ये लोड आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लोड आपका इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट पे देख लो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हो स्पीड, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे स्पीड होगी ये स्पीड देखो बहुत हाई है, ठीक है, ये स्पीड आपकी बहुत हाई है, क्लियर है। और यहाँ पे मान लो कहीं पे हमारा फुल लोड अचीव हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फुल लोड अचीव हो गया, तो यहाँ पे आप अगर देखते हो, तो देखो यहाँ पे क्या स्पीड बहुत कम है, ठीक है, स्पीड यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है, यानी लोड जब कम है तो बहुत स्पीड ज़्यादा है, और लोड जब ज़्यादा है आपका लार्ज लोड, तो आपकी स्पीड कम है। यानी कि आपकी डीसी सीरीज मोटर इतनी कैपेबल है कि लोड अगर बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी कम हो जाएगी, और लोड अगर कम होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी एक तरह से इसमें सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिकॉज अगर लोड बढ़ रहा है तो स्पीड ऑटोमेटिक अपनी कम कर रही है, ठीक है, जिससे कोई मशीन में आपके डैमेज भी नहीं होगा। तो आपकी सीरीज मोटर होती है जिसमें आपके मैक्सिमम सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है चीज़ ये। द डीसी मोटर दैट हैज़ पूरेस्ट स्पीड रेगुलेशन, यानी सबसे पूरी स्पीड रेगुलेशन कौन सी मोटर का होता है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये आपका रहता है सीरीज मोटर का। अब देखो क्यों रहता है, बिकॉज इसकी देखो सिंपल टॉर्क, स्पीड टॉर्क वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ ऐसी आपकी ड्रॉ होती है, ठीक है, एकदम ये थोड़ी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में, क्लियर है इतना। अब देखो इसमें जब आपका नो लोड होता है, ठीक है, हमें भी पता है कि जब नो लोड होता है तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंस देखो आपके नो लोड पे स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मान लो ये आपका कोई नो लोड का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका नो लोड का पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड देखो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे मान लो नो लोड की स्पीड है, ठीक है, एन नॉट। अब देखो यहाँ पे कहीं पे हमें फुल लोड अचीव हो गया, क्लियर है, यहाँ पे कहीं पे हमें ये फुल लोड अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्पीड देखते हो, तो ये आपकी स्पीड हो गई फुल लोड वाली स्पीड, ठीक है। तो आप देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, यानी आपका वोल्टेज रेगुलेशन या स्पीड रेगुलेशन बहुत पूर हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज मोटर में आपका स्पीड रेगुलेशन बहुत पूर होता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्लियर है, सो इसको याद रखिएगा। विच मोटर शुड नॉट बी यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसने बोला है नॉट टू बी यूज, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, सीरीज मोटर, बिकॉज देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हमें इतना ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क नहीं चाहिए होता, क्लियर है, बट सीरीज मोटर में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है, 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो सीरीज मोटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज मिनिमम, ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है स्टार्टिंग टॉर्क यानी TST अपॉन फुल लोड टॉर्क, ठीक है, ये मिनिमम किसका होता है ये पूछा है। तो देखो मैंने आपको बताया भी था कि डिफरेंशियल कंपाउंड में इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हम प्रीफर भी नहीं करते यूज़ करना, ठीक है। इसका इवन शंट मोटर से भी डिफरेंशियल कंपाउंड का बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ऑलमोस्ट स्पीड जरूर कांस्टेंट होती है डिफरेंशियल कंपाउंड में, बट स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं होता, इसलिए इसको हम प्रीफर नहीं करते, ठीक है, यूज़ नहीं करते। तो ये मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी, ये आपकी हो जाएगी डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए, ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी रेशियो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए, ठीक है। कैसे होता है ये सब मैं आपको देखो ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।